Hey, so hello everyone, this is C. Akash Kandoi and I hope every one of you is doing absolutely amazing. And I also hope कि हमारा ऑडियो एकदम बेहतरीन तरीके से शानदार जानदार और प्रॉपर है. इस वीडियो में क्या करेंगे, आपका चहिता प्यारा राज दुलारा इंडेस 12 को हम करेंगे रिवाइज. सर कैसे रिवाइज करेंगे? कंसेप्ट, सिर्फ कंसेप्ट नहीं, क्वेश्चंस के साथ रिवाइज करेंगे. ठीक है. उसके अलावा मैं काफी सारे बोर्ड नोट्स इसके अंदर यूज करने वाला जो मैं क्लास में लिखाता हूं. तो अगर आपको बोर्ड नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा आप सबके लिए. टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो ज्वाइन कर लेना और आपको बोर्ड नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है. उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी जब ये रिवीजन वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब के बिना रिवीजन वीडियो देखते हैं ना, तो मैंने सुना है ये प्रॉब्लम हो जाती है भाई साहब, तो सब्सक्राइब करके रिवीजन वीडियो जरूर देखना. ठीक है. उसके अलावा एक और चीज, इस वीडियो में हम बेसिकली कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों रिवाइज करेंगे. तो एक बात ध्यान रखना, रिवीजन वीडियो से कभी कभी आपको ऐसा होता है कि आपको याद आता है कि ये वाला पॉइंट मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है. तो रिवीजन वीडियो का मेन मकसद ये होता है कि आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करना. पहले, आपको कौन सी चीजें काफी समय बाद भी रिकॉल हो रही है. सेकेंड, आपको कौन सी चीजें रिकॉल नहीं हो रही है. जो चीजें रिकॉल हो रही है वो तो आपको अच्छे से आती है, वेरी गुड. जो चीजें रिकॉल नहीं हो रही है उसको आपको मार्क करना ड्यूरिंग द रिवीजन वीडियो, और जब रिवीजन वीडियो खत्म हो जाए तो जो चीज आपको रिकॉल नहीं हुई उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस. ठीक है. तो एकदम शानदार तरीके से रिवीजन की शुरुआत करेंगे. ठीक है. रिवीजन वीडियो खत्म होने पे अगर आपको रिवीजन वीडियो पसंद आए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको रिवीजन वीडियो कैसा लगा. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ इंडेस 12 इन 3 2 1 एंड गो. सबसे पहला इंडेस 12 नाम है इनकम टैक्सेस. इनकम टैक्सेस के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है करंट टैक्स, एक आता है डिफर्ड टैक्स. दोनों का कॉम्बिनेशन बना के बनता है इनकम टैक्स. यही सेम चीज अपने शेड्यूल 3 के प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में भी है. जब आप टैक्स एक्सपेंस लिखते हो तो दो चीजें आती है उसके अंदर. अब ये सर करंट टैक्स डिफर्ड टैक्स है क्या, तो इसको समझने के लिए अपन ने प्यारा प्यारा एग्जाम्पल लिया था. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज से एग्जाम्पल है. ठीक है. ये जो मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं, इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, सिर्फ समझने के लिए यूज करते. क्या है एग्जाम्पल, सुनना. सपोज अकाउंट्स की बात करो, अकाउंट्स में आपका रेवेन्यू था 1000 करोड़, एक्सपेंस था 700 करोड़, तो प्रॉफिट कितना हो गया 300 करोड़. तो टैक्स आपने निकाला 90 करोड़. ओके. टैक्स के बुक्स में अब मैंने आपको ऐसा कह दिया कि टैक्सेशन वाले ने बोला कि आपको 100 करोड़ का एक्सपेंस हम कर देंगे डिसअलाउ. 100 करोड़ का एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा. तो उस केस में आपका एक्सपेंस आपको 700 के बदले सिर्फ मिलेगा 600 क्लेम करने के लिए, और आपका प्रॉफिट हो जाएगा 400 करोड़. राइट. तो उस केस में आपका टैक्स कितना आएगा 120. अब प्रॉब्लम ये होगी कि अकाउंट्स में आपने बुक किया 90, लेकिन टैक्सेशन के हिसाब से पे करना है 120. अब ऐसे केस में क्या करें, तो ऐसे केस में जब हम एंट्री मारने जाएंगे तो दिक्कत यह आएगी कि हम पे कर रहे हैं 120 लेकिन बुक कर रहे हैं 90. जो बैलेंस 30 है, मैं बोलूं आपने एक्सेस पे कर दिया, इट इज जस्ट लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस. ये तो बेसिक लॉजिक हो गया. अब मैं इसको इंडेस 12 के टर्म्स में कन्वर्ट कर देता हूं. जो आपको टैक्स भरना होता है एज पर टैक्सेशन अथॉरिटी, उसको बोलते हैं करंट टैक्स. पहला. सेकेंड, जो आपका डिफरेंस है बिटवीन अक्रूड वाला टैक्स और पेड वाला टैक्स, उसको बोलते हैं डिफर्ड टैक्स. जैसे इस केस में मेरा डिफरेंस कितना था 30, उसको बोलते हैं डिफर्ड टैक्स, और मैंने पे कितना किया 120, उसको बोलते हैं करंट टैक्स. बस. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? परफेक्ट. ओके. ध्यान रखना, मैं यार रिवीजन पे फोकस करने वाला हूं. ओके. तो ये तो मैंने बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से निकाला था, लेकिन रियल में हम जब निकालते हैं डिफर्ड टैक्स वगैरह, तो ये हम बैलेंस शीट अप्रोच से निकालते हैं. ठीक है. ये जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से आपको सिर्फ समझाने का कोशिश किया था. रियलिटी में वेन एवर यू कंप्यूट डिफर्ड टैक्स यू विल कंप्यूट एज पर द बैलेंस शीट अप्रोच. अब ये होता क्या है वो सब अपन ग्रेजुअली रिवाइज करना शुरू करते हैं. चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं विथ सबसे पहले करंट टैक्स की बात है. करंट टैक्स इज वेरी सिंपल, जल्दी से हो जाएगा आपका. सबसे पहले करंट टैक्स का मतलब क्या होता है? एनी टैक्स विच इज पेएबल एज पर टैक्सेशन अथॉरिटी. जैसे मेरे केस में इट वाज 120, जो पेमेंट करना है मेरे को एज पर टैक्सेशन अथॉरिटी, उसको बोलते हैं करंट टैक्स. सेकंड, आप करंट टैक्स को बुक या रिकॉर्ड कहां करोगे? सबसे पहली बात, एक तो इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बराबर, क्योंकि एक्सपेंस है वो आपके लिए. सेकंड, अभी आपको पता रहेगा ना, आपने थोड़ा बहुत तो सीए करो तो थोड़ा बहुत ज्ञान है कि जो करंट ईयर के प्रॉफिट है उस पर हम टैक्स नेक्स्ट ईयर भरते हैं, इसलिए तो बोलते हैं प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, बराबर. तो करंट ईयर के प्रॉफिट पे टैक्स आपको पेबल तो ये साल है, लेकिन आप पे नेक्स्ट ईयर करते हो. राइट. तो इसलिए अगर वो टैक्स आपका करंट ईयर में अनपेड है, जितना आपको पे करना है वो अगर अनपेड है, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, अपन आसान भाषा में. यहां उसको बोलते हैं करंट टैक्स लाइबिलिटी. तो अगर अनपेड है तो बोलेंगे लाइबिलिटी है. सेकंड इफेक्ट की बात करो, पहला इफेक्ट तो गया प्रॉफिट एंड लॉस में ना. अच्छा, अगर आपने एक्सेस पे कर दिया, पता है कभी कभी अपन एडवांस टैक्स पे करते हैं, टीडीएस वगैरह करता है, तो एक्सेस टैक्स पेड है वो, तो वो आपके लिए असेट जैसा होता है, बराबर. क्या उसको यहां बोलते हैं करंट टैक्स असेट, अपन बोलते थे एडवांस टैक्स या टीडीएस वगैरह. ठीक है. चलो आगे. अब मेजर कौन से रेट पे करेंगे, करंट टैक्स वगैरह कौन से रेट पे निकालना है, तो जो करंट ईयर में रेट एप्लीकेबल है उस पर आप करंट टैक्स निकालोगे. उसके बाद वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करता है, करंट टैक्स एक्सपेंस कहां जाएगा, तो सिंपल है, जिस प्रॉफिट पे आप टैक्स निकाल रहे हो, अगर वो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस का है
तो उसका टैक्स भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लेकिन अगर वो आइटम ओसीआई का है तो उसका इनकम टैक्स भी कहां जाएगा, ओसीआई में जाएगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद क्या आप करंट टैक्स असेट और डिफर्ड टैक्स असेट, सॉरी करंट टैक्स असेट और करंट टैक्स लायबिलिटी, दैट इज एडवांस टैक्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या आप ऑफसेट कर सकते हो? द आंसर इज यस, कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड दे बिलोंग टू द सेम टैक्सेशन अथॉरिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सपोज मेरे पास है एडवांस टैक्स, या सपोज मेरे पास है प्रोविजन फॉर टैक्स, और मेरे पास है जीएसटी का क्रेडिट। अब जीएसटी का क्रेडिट एक अलग टैक्सेशन अथॉरिटी है और इनकम टैक्स एक अलग टैक्सेशन अथॉरिटी है, ये दोनों का आप नेट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन एडवांस टैक्स जो इनकम टैक्स का ये और प्रोविजन फॉर टैक्स जो इनकम टैक्स का ये दोनों का आप नेट ऑफ कर सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? परफेक्ट, ठीक है। ये मैंने करंट टैक्स की बात की। करंट टैक्स इज वेरी सिंपल टू क्रैक। अब अपन आएंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट कांसेप्ट ऑफ डिफर्ड टैक्स। अब डिफर्ड टैक्स के अंदर समझने के लिए याद है अपन ने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, तो पहले मैं सारे एग्जांपल्स डिस्कस करता हूं, फिर डिफर्ड टैक्स का जो प्रोविजन है उसके ऊपर आता हूं। ठीक है, वर्क्स? ओके। तो डिफर्ड टैक्स जो मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दिया उसमें तो अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से निकाला था, वैसे मत निकालना एग्जाम में। एग्जाम में वी हैव टू फॉलो बैलेंस शीट अप्रोच। अब कैसे फॉलो करेंगे देखते हैं। चलो, मैंने एग्जांपल लिया था, आपको याद आना चाहिए। एक असेट परचेज किया 10 करोड़ का, उसकी लाइफ अकाउंट्स में है 4 इयर्स, टैक्स में है 5 इयर्स, टैक्स है 30%। जब लाइफ दोनों में अलग अलग है तो दोनों में डेप्रिसिएशन अलग अलग आएगा। ठीक है, चलो, तो डे 1 पे तो देखो दोनों ने 10 करोड़ पे रिकॉर्ड किया, अकाउंट्स ने भी 10 सीआर पे रिकॉर्ड किया, टैक्स ने भी 10 सीआर पे रिकॉर्ड किया। प्रॉब्लम यह है कि अगर अकाउंट्स में आपकी लाइफ 4 इयर्स है तो आपका डेप्रिसिएशन आएगा 2.5। इसका मतलब आपका कैरिंग अमाउंट कितना बचेगा? 7.5 बचेगा। कैसे? 10 था, 2.5 डेप्रिशिएट किया, 7.5 बचा। अच्छा, जब मैं टैक्सेशन की बात करूंगा तो आपका कैरिंग अमाउंट वाज 10 सीआर, लेकिन डेप्रिशिएट आप 2 सीआर ही करोगे बिकॉज लाइफ 5 इयर्स है। तो क्या आपका टैक्सेशन के बुक्स में कैरिंग अमाउंट कितना आएगा? 8 सीआर आएगा। बस आपको डिफर्ड टैक्स के अंदर दो चीजें निकालनी होती है। एक होता है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब देखो डे 1 पर दोनों की वैल्यू सेम है, प्रॉब्लम ही नहीं थी। प्रॉब्लम आती है ईयर एंड पे। ईयर एंड पे जब आपने डेप्रिशिएट किया तो आपकी पीपी की कैरिंग अमाउंट हो गया 7.5, और जब ईयर एंड पे आपने टैक्सेशन में डेप्रिशिएट किया तो आपकी टैक्स के बुक्स में कैरिंग अमाउंट हो गई 8। इसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस। जो अकाउंट्स की कैरिंग अमाउंट है उसको हम कैरिंग अमाउंट बोलते हैं, जो टैक्स वाले बुक्स की कैरिंग अमाउंट है उसको हम टैक्स बेस बोलते हैं। तो आपका कैरिंग अमाउंट हो गया 7.5, टैक्स बेस हो गया 8। ठीक है, डिफरेंस आया। जैसे ही ये दोनों कैरिंग अमाउंट में डिफरेंस है तो आपका डिफर्ड टैक्स आएगा। इसी को बोलते हैं बैलेंस शीट अप्रोच। तुम समझ रहे हो? अच्छा, अब इस डिफरेंस पे डिफर्ड टैक्स असेट आएगा कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा? तो याद है एक तरीका तो सारे फॉर्मूला ये लर्न करो। हम फॉर्मूला याद नहीं करते, हम एक बेसिक सा हिंट याद रखेंगे। व्हाट इज द हिंट? ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस। आपको याद है मैंने इसे क्लास में थोड़ा एग्जांपल दिया था, थोड़ा वियर्ड सा, कि ये कैरिंग अमाउंट मतलब लड़का, टैक्स बेस मतलब लड़की, लड़का जाएगा लड़की के पास। हाँ सर ऐसे याद कराया था? हाँ ऐसे ही कराया था भाई साहब। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस। तो अब कैसे करेंगे? मैं आपको पहला एग्जांपल है, स्लो स्लो जाऊंगा, सुनना मेरी बात। सपोज इस केस में मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है? इट इज 7.5। चलो, मेरा एसी का रिमोट किधर है? ये रहा, ये मेरा कैरिंग अमाउंट है, नीचे 7.5 है। मेरा टैक्स बेस कितना है? मेरा टैक्स बेस ऊपर है 8 करोड़। ठीक है, मैंने हिंट क्या बोला है? ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस। मुझे कैरिंग अमाउंट को इंक्रीज करना है, मुझे कैरिंग अमाउंट को इंक्रीज करना है। और ये पीपीई है, मुझे असेट के कैरिंग अमाउंट को इंक्रीज करना है। तो असेट के कैरिंग अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए आपको और असेट क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि ये 0.5 के ऊपर आप 30% लगाओगे और आपको मिलेगा डिफर्ड टैक्स असेट। सिंपल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी? डिफर्ड टैक्स असेट अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस। आइडियली ये इनकम जैसा होता है तो ये टैक्स एक्सपेंस में नेगेटिव करके दिखेगा, क्योंकि आपके लिए इनकम होगी ना, क्योंकि क्रेडिट कर रहे हो आप प्रॉफिट एंड लॉस को, इसलिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? परफेक्ट। तो इसको लेकर अपन ने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे। अब मैं सारे एग्जांपल आपको ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करवा देता हूं। जो एग्जांपल आपको रिकॉल ना हो मार्क करना, रिवीजन के बाद उस पर ज्यादा फोकस करना। सुन लो। सबसे पहले पीपी। डे 1 पे तो कोई डिफरेंस आता नहीं है। ठीक है, बात करते हैं ईयर एंड की। ईयर एंड पे डिफरेंस आया। ये कैरिंग अमाउंट वाला कॉलम है, ये टैक्स बेस वाला कॉलम है। तो कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज्यादा है। कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करना है, तो कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करने के लिए और असेट क्रिएट करना पड़ेगा। डीटी अपन ने क्रिएट कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है लैंड। लैंड के केस में लाइफ तो इनफाइनाइट है, टैक्स में भी लाइफ इनफाइनाइट है, तो कोई डिफरेंस आता ही नहीं है। लेकिन थर्ड एग्जांपल में मैंने बताया था, अगर लैंड में अकाउंट्स में आप रीवैल मॉडल यूज कर रहे हो तो उस केस में आपने अकाउंट्स में तो रीवैल परफॉर्म किया रहेगा, फेयर वैल्यू पे रखा रहेगा, लेकिन टैक्स में तो कॉस्ट पे ही है। डिफरेंस अराइज हो गया। अब अगेन कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है। लैंड इज एन असेट। तो कैरिंग अमाउंट एक लैंड का ज्यादा है, टैक्स बेस कम है। कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट कम करना है, कैरिंग अमाउंट कम करना है और असेट का कैरिंग अमाउंट कम करना है, तो लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, डिटेल क्रिएट करोगे। बट अब द प्रॉब्लम है, हम नॉर्मली डीटीएल का एक इफेक्ट तो जाएगा बैलेंस शीट में, सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? तो सेकंड इफेक्ट हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का रीजन है रीवैल गेन। रीवैल्यूएशन गेन खुद जाता है ओसीआई के अंदर, तो इसका डिफर्ड टैक्स भी कहां जाएगा? ओसीआई के अंदर जाएगा। ध्यान रखना।
क्लियर, सिंपल। उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस, अब प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर अकाउंट्स में बोलता है अक्रूवल बेसिस, तो अकाउंट्स में आपने एंट्री क्या मारी रहेगी, प्रीपेड एक्सपेंस जो असेट बना रहेगा टू कैश बैंक, तो एक असेट क्रिएट हो गया अकाउंट्स के अंदर। लेकिन टैक्स वाला बोलता है कैश बेसिस, बोलता है कोई प्रीपेड वगैरह नहीं होता है, खर्चा आज भरा आज क्लेम मिल जाएगा, तो एक्सपेंस टू कैश बैंक, मतलब टैक्स के अंदर कोई भी असेट लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ, तो टैक्स बेस जीरो हो गया। बराबर, असेट है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है, कैरिंग अमाउंट कम करना है, असेट का कैरिंग अमाउंट कम करना है, तो लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, सिंपल। फिर था आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सैलरी जो आपने पेमेंट नहीं करी है, तो अकाउंट्स में बोलता है पेमेंट नहीं करा तो क्या हुआ, अक्रू तो हो गया, अक्रूवल बेस पे आप रिकॉर्ड करोगे, तो एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग की एंट्री मारोगे तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई। बैलेंस शीट अप्रोच में आप ये देखना कि असेट लायबिलिटी कुछ क्रिएट हो रहा है क्या, तो यहां लायबिलिटी क्रिएट हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, बराबर। लेकिन टैक्स बेस में क्या कोई एंट्री आएगी, नहीं, क्योंकि टैक्स वाला बोलता है कैश बेसिस, आपने कैश तो पेमेंट किया ही नहीं है, तो कोई एंट्री नहीं आएगी उस केस में, राइट। तो अकाउंट्स के अंदर आपने मारी आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक लायबिलिटी क्रिएट किया 100 रुपए का, टैक्स में कोई लायबिलिटी क्रिएट हुआ ही नहीं है, तो अकाउंट्स में आपका कैरिंग अमाउंट है 100, टैक्स में 0। अब ये लायबिलिटी है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी वाला आइटम, तो आपको लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट ज्यादा टैक्स बेस कम, कैरिंग अमाउंट कम करना है, कैरिंग अमाउंट कम करना है, लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट कम करना है, तो क्या क्रिएट करना पड़ेगा, असेट क्रिएट करना पड़ेगा, ध्यान रखना, बराबर। क्या पहली बार में अच्छे से पढ़ा तो एकदम इजीली आपको रिकॉल हो जाएगा, परफेक्ट। सेम फिर एक एडवांस इनकम है। अब ये बाकी सारे एग्जांपल्स आप देख लोगे तो आपको समझ जाएगा, सिंपल है वो सारे एग्जांपल्स, ठीक है, वो रिवाइज कर लेना। अब आते हैं मेन एग्जांपल के ऊपर, जैसे फाइन्स एंड पेनल्टीज या एग्रीकल्चर इनकम। ये जो आइटम्स है जैसे फाइन्स एंड पेनल्टीज है, इसका आपको टैक्स में कभी भी बेनिफिट नहीं मिलता है, और जो एग्रीकल्चर इनकम है ये हमेशा टैक्स में एग्जम्प्ट होती है, मतलब एक ऐसा खर्चा जिसका आपको जिंदगी में कभी क्लेम नहीं मिलने वाला है, और एक ऐसी इनकम जो जिंदगी भर आपके लिए एग्जम्प्ट है, कभी टैक्स लगने वाला है ही नहीं। तो ऐसे आइटम्स के ऊपर अगर कोई डिफरेंस आ जाए, तो याद है हम कहते थे दिस डिफरेंस इज अदर देन टेम्परेरी डिफरेंस, तो इस पे आप सीधा कंक्लूड कर देना दैट कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स बेस, भले वो सेम ना हो, देन ऑल्सो यू विल कंक्लूड दैट कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स बेस, और ऐसे केसेस में आप कोई डीटीए डिटेल क्रिएट नहीं करोगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, बराबर। तो ये अपन ऊपर के काफी सारे एग्जांपल्स देखे थे, और ये ऐसे तो एग्जांपल जिधर अपन हमेशा कहा करते थे कि ये डिफरेंस के ऊपर कभी भी रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। क्यों रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, अरे टैक्स में वो जिंदगी में कभी अलाउ होने वाला है ही नहीं, या टैक्स में कभी टैक्सेबल होने वाला है ही नहीं, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे डिफरेंसेस अदर देन टेम्पररी, मतलब आपने जितने भी ऊपर के एग्जांपल डिस्कस किए सारे केस में डिफरेंस वाज टेम्पररी, यही केस में डिफरेंसेस अदर देन टेम्पररी, बराबर। तो जहां डिफरेंस अदर देन टेम्पररी है, कंक्लूड कर देना कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स बेस, उस केस में आप कोई डिटेल क्रिएट नहीं करोगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, परफेक्ट आंसर। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। आगे बोलता है डीटीए का मतलब क्या होता है, सुनना, डीटीए का मतलब होता है असेट है, मतलब फ्यूचर में आपको कम टैक्स पे करना है, इसलिए आज डीटीए है। और डिटेल का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी है, फ्यूचर में आपको ज्यादा टैक्स पे करना है, फ्यूचर में, बराबर। तो अब जो आप डीटीए क्रिएट करते हो, जैसे आपने यहां डीटीए क्रिएट किया, तो इसके डिफरेंस को क्या नाम दूं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, जैसे इसको तो आपने डीटीए कह दिया, अब इसका जो डिफरेंस था 80 का, उसको मैं क्या नाम दूं, तो बोलता है हर डीटीए के ऊपर वी विल क्रिएट डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। व्हाई डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डीटीए का मतलब क्या था, फ्यूचर में लेस टैक्स, मतलब कम टैक्स पे करोगे ना, मतलब फ्यूचर में आपको मिलेगा डिडक्शन, इसलिए बोलते हैं डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और डीटीए का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में आप ज्यादा टैक्स पे करोगे, मतलब फ्यूचर में आपको मोर टैक्स पे करना है, इसलिए कहते हैं टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। तो हर डीटीए के डिफरेंस का नाम होता है डीटीडी, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, और हर डीटीएल के डिफरेंस का नाम होता है टीटीडी, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, अरे यस और नो, यस। तो अपन ने बेसिक एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। चलो ये करने के बाद अपन फटाफट से एक बार कंसेप्ट रिकॉल कर लेते, क्या था अब, डिफर्ड टैक्स, बराबर। वो कुछ स्टेप्स फॉलो करने बोलता है। सबसे पहले बोलता है कैरिंग अमाउंट निकालो, तो मैंने बोला कैरिंग अमाउंट क्या होती है, जो आपके अकाउंट्स के बुक्स में वैल्यू है वो। फिर आता है टैक्स बेस, ठीक है, तो टैक्स बेस इज नथिंग बट जो आपके टैक्स के बुक्स में वैल्यू है वो। अब इन्होंने टैक्स बेस का फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको जमता है फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला करो। मैं सिंपल सी चीज बोलता हूं, इतना क्यों याद करना है, सिर्फ ये विजुअलाइज करो। टैक्स में अगर एंट्री मारते हो तो क्या एंट्री मारते हैं, तो टैक्स में अगर आप एंट्री मारोगे तो आपको ऑटोमेटिकली टैक्स बेस मिल जाएगा, जैसा आपने एग्जांपल्स में किया वैसे ही करना है आपको, ठीक है। तो आपको मिला कैरिंग अमाउंट, आपको मिला टैक्स बेस। हिंट मैंने ऑलरेडी बताया था, ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस, ठीक है। अच्छा, और मैंने एक और चीज बताई थी, अगर कभी कभी कोई असेट लायबिलिटी को टैक्स में कभी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, या टैक्स में वो एग्जेम्प्ट है हमेशा के लिए, तो उस केस में हम कंक्लूड करेंगे डिफरेंसेस अदर देन टेम्पररी, और बोलेंगे टैक्स बेस इक्वल टू कैरिंग अमाउंट, नो डीटीएल, बराबर। अच्छा, तीसरा बोलता है कंप्यूट टेम्पररी डिफरेंस। व्हाट इज टेम्पररी डिफरेंस, अगर कैरिंग अमाउंट अलग है टैक्स बेस अलग है, डिफरेंस आएगा, उसको बोलते हैं टेम्पररी डिफरेंस। अब वो टेम्पररी डिफरेंस या तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस हो सकता है, या फिर डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस हो सकता है। वो कैसे मालूम पड़ेगा, डीटीएल है तो डिफरेंस का नाम टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, डीटीए है तो डिफरेंस का नाम डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। वो डिफरेंस को क्लासिफाई करने के लिए भी फॉर्मुला देता है, हम फॉर्मुला ऐसा याद नहीं रखते हैं। क्लियर है वाला पार्ट, चलो अपन ने यहां तक चीजें कंप्लीट कर ली। अब फिफ्थ पॉइंट पर बढ़ने के पहले कुछ और एग्जांपल्स है, फटाफट से अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर, चलो
चलो नेक्स्ट एग्जांपल से कंटिन्यू करेंगे। यस, क्या था वो एग्जांपल अभी जो अपन डिस्कस करने वाले हैं? ये देखो ये वाला एग्जांपल, ये मैं डिफर टैक्स की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ एक नया पॉइंट पढ़ाने वाला हूं आपको, देख लो। सबसे पहले अगर हमारे पास सपोज एक कार थी 500 करोड़ की, ठीक है, टैक्स 30% है, अकाउंट्स में लाइफ मान लो 5 ईयर्स है, टैक्स में लाइफ मान लो 4 साल है, ठीक है। बोलता है कंप्यूट डिफर टैक्स फॉर ऑल 5 ईयर्स। अब मैंने जानबूझ के ऑल 5 ईयर्स का निकालने बोला है, ठीक है। और अज्यूम करना कि मशीन आपको अपन ने बेचा वगैरह नहीं था, तो डे वन पे तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है। ईयर एंड की बात करते हैं, लाइफ अकाउंट्स में 5 ईयर्स थी, तो अकाउंट्स में आपका डिप्रिसिएशन आएगा 100, तो कैरिंग अमाउंट होगी 400। अच्छा, टैक्स में लाइफ 4 ईयर्स है, तो आपका टैक्स में डिप्रिसिएशन कितना आएगा 125, तो टैक्स बेस हो गया 375। डिफरेंस आ गया आपका 25 का, बराबर। तो डिफरेंस पे आपने बोला कैरिंग अमाउंट ज्यादा, टैक्स बेस कम, कैरिंग अमाउंट कम करना है, एसेट का कैरिंग अमाउंट कम करना, तो लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, डीटीएल क्रिएट कर दिया, ठीक है। चलो अब ये फर्स्ट ईयर के एंड के, सेकेंड ईयर के एंड में इसकी कैरिंग अमाउंट हो जाएगी 300 और टैक्स बेस हो जाएगा 250, तो डिफरेंस आ गया 50 का। 50 के डिफरेंस पे रेट लगाओगे तो 15 का डिटेल आ रहा है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, आप आइडियली 15 का डिटेल और क्रिएट नहीं करोगे, ये एज ऑन डेट का डिटेल है, दिस इज द डिटेल टिल डेट। तो इस पे आपको सिर्फ इंक्रीमेंटल डिटेल क्रिएट करना है। 7.5 अपन ने ऑलरेडी फर्स्ट में क्रिएट किया था, वो बोलता है आज तक तुम्हारा 15 हो जाना चाहिए, तो मैं बोलूं आपको 7.5 ही और क्रिएट करना है, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे आप ईयर 3 ईयर 4 में भी सिर्फ इंक्रीमेंटल की एंट्री मारते हो। अच्छा, ईयर 5 में जब सब कुछ जीरो हो जाएगा तो आप क्या करोगे, वो सब कुछ जीरो हो गया, ईयर 5 में नो एंट्री मत बोलना, वो बोलता है टिल डेट ईयर 5 में सब कुछ जीरो हो जाना चाहिए। तो ईयर 5 में आप जितना भी डिटेल था वो सबका सब क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। तो इस वाले एग्जांपल से अपन ने क्या सीखा कि जब आपको 2-3 साल का डिटेल पूछा तो सेकंड वाले ईयर में आप सिर्फ इंक्रीमेंटल डिटेल का एंट्री मारोगे, दैट्स इट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको ना एक और शानदार एग्जांपल दिया था, मैं आपको एग्जांपल याद दिलाता हूं, ठीक है। ये देखो एक और एग्जांपल है, सपोज मेरे पास फरारी है 100 लाख रुपीज की, वाह सर फरारी, मजा आ गया, ठीक है। टैक्स है 30%, अकाउंट्स में लाइफ 5 ईयर्स, टैक्स में लाइफ 4 ईयर्स, ओके। अब 31 मार्च 12 को मैंने फरारी को कर दिया रीवैल्यू, एक डेप्रीशिएबल एसेट जिसको मैंने रीवैल्यू भी कर दिया, ठीक है। तो मेरी रीवैल्यूड फिगर क्या हो गई, 120 लाख हो गई। अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये जो आपने रीवैल्यू किया है ये आप सिर्फ अकाउंट्स के अंदर करते हो, आप टैक्स में रीवैल्यू नहीं करते हो कभी भी, ठीक है। टैक्सेशन में जो प्रॉफिट्स है उसके ऊपर टैक्स लगेगा जब आप उसको रियलाइज कर लोगे, तो टैक्सेशन में तो आपने रीवैल्यू किया ही नहीं, ठीक है। अब डे वन पे तो कोई डिफरेंस आता नहीं है, प्रॉब्लम आती है ईयर एंड के अंदर। इस केस में जब आपका डिप्रिशिएबल एसेट है और जब आप रीवैल्यू भी कर रहे हो तो आपको 2 कॉलम नहीं 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। कैरिंग अमाउंट अगर आप रीवैल्यू नहीं करते तो क्या होता, कैरिंग अमाउंट आफ्टर रीवैल्यू कितना है और टैक्स बेस कितना है, ठीक है। सिंपल, सबसे पहले अगर आप जिंदगी में रीवैल्यूएशन नहीं करते तो आपकी लाइफ 5 ईयर्स थी, तो आपकी कैरिंग अमाउंट 80 होती, ठीक है। अच्छा, अगर आपने रीवैल्यू किया ईयर एंड पे तो आपकी कैरिंग अमाउंट तो रिवाइज वाली 120 हो जाएगी, ओके। और फिर आप देखोगे टैक्स बेस में तो आपने कोई रिवैल्यू किया ही नहीं है, सिर्फ डेप्रिशिएट करोगे, लाइफ 4 ईयर्स है तो डेप्रिशिएट किया तो वैल्यू आई 75, ठीक है। अगर आप देखोगे डिफरेंस, तो मेरा टोटल डिफरेंस के लिए मैं क्या कंपेयर करूं, अब मेरे पास तीन अमाउंट्स है, तो टोटल डिफरेंस के लिए व्हाट विल आई कंपेयर, आई विल कंपेयर दिस रियल कैरिंग अमाउंट। मेरे बुक्स में तो एक्चुअल में ये कैरिंग अमाउंट है ना, तो मैं 120 और 75 कंपेयर करूंगा, डिफरेंस आएगा 45 का, ठीक है। अब द प्रॉब्लम इज हम नॉर्मली डिफरेंस पे, चलो डिटेल आ जाता है इस केस में, हम नॉर्मली डिटेल को बोलते हैं या तो जाएगा पीएनएल में, जाएगा ओसीआई में, डिपेंडिंग कि इस डिफरेंस का रीजन क्या था। अब अगर डिफरेंस का रीजन सिर्फ डेप्रिसिएशन होता तो ये जाता प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर डिफरेंस का रीजन सिर्फ रीवैल्यूएशन होता तो ये डिफर्ड टैक्स का सेकंड पे जाता ओसीआई के अंदर। बट द प्रॉब्लम इस डिफरेंस के दो रीजन है, थोड़ा डिफरेंस आया बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, थोड़ा डिफरेंस आया बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन। तो जितना डिफरेंस बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन है उसका डिफर्ड टैक्स कहां जाएगा, परफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और जितना डिफरेंस बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन है उसका डिफर्ड टैक्स कहां जाएगा, उसका डिफर्ड टैक्स ओसीआई में जाएगा, बस। तो ये बाइफर्केशन देना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बाइफर्केशन देना कैसे सिखाया था, देखो आप बोलोगे डिफरेंस के 2 रीजन, पहला है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के लिए मैं क्या कंपेयर करूंगा, मैं बोलूंगा भाई ये रीवैल्यूएशन को निकाल दो, मुझे चाहिए सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से कितना डिफरेंस है, तो इस रिवैल को निकाल दो, तो आई विल कंपेयर ए एंड सी, दैट इज कैरिंग अमाउंट इफ नो रिवैल एंड टैक्स बेस, तो मुझे मिला 5 का डिफरेंस, बराबर। 5 से मेरा कैरिंग अमाउंट ज्यादा, टैक्स बेस कम है, तो कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट कम करना है, असल का कैरिंग अमाउंट कम करना, तो लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, वी विल गेट अ डीटीएल, बराबर, डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस टू डीटीएल, सिंपल। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 1.5 का। उसके अलावा अब रीवैल की वजह से मेरा कितना डिफरेंस आता है, तो देख लो मेरे को सिर्फ रीवैल का डिफरेंस चाहिए, तो टैक्स बेस को भूल जाओ, ये देखो कैरिंग अमाउंट बिफोर रीवैल, कैरिंग अमाउंट आफ्टर रीवैल, ये दो कंपेयर करो तो आपको मिलेगा कैरिंग अमाउंट आफ्टर रीवैल 120, कैरिंग अमाउंट बिफोर रीवैल 80, डिफरेंस आया 40 का। अब प्रॉब्लम ये है डीटीए की डीटीएल, तो देखो जो आपकी रियल में कैरिंग अमाउंट है बुक्स के अंदर वो 120 है ना, तो इसको मान लो रियल कैरिंग अमाउंट,
और जो कैरिंग अमाउंट थी बिफोर रिवैल्यूएशन उसको एक बार फेक टैक्स बेस मान लो। फेक, ये फेक कैरिंग अमाउंट है ना, मैं ऐसे टर्म्स यूज करता हूं। फेक, वाई फेक? बिकॉज रियल में ये कैरिंग अमाउंट आपके बुक्स में है ही नहीं। आपके बुक्स में तो रिवैल के बाद ये बचती है कैरिंग अमाउंट, ये तो ऐसे ही आपने दिखावे के लिए रखी है। तो फेक कैरिंग अमाउंट उसको टैक्स बेस मान लेते हैं। अब आपके लिए सिंपल होगा आइडेंटिफाई करना। जो रियल कैरिंग अमाउंट है वो कैरिंग अमाउंट मानेंगे और ये फेक कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस मान लेंगे। तो कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट कम करना है, असल का कैरिंग अमाउंट कम करना, तो लायबिलिटी आ जाएगी 12 की। बराबर, ये जो डीटीएल है इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा ओसीआई के अंदर। बराबर, तो मैंने बेसिकली डिफरेंस का रीजन दिया। जो 13.5 का डीटीएल आया उसमें से 1.5 इज बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन और 12 इज बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन। रिकॉल होता है कि नहीं तुमको? आपने क्लास में डिस्कस भी किया था इसको। यस, ठीक है। उसके बाद मैंने कहानी एक साल आगे और बढ़ाई। ठीक है, तो एक साल के बाद अपन फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं। एक साल के बाद आपका डेप्थ की वजह से टोटल डिफरेंस हो गया डीटीएल 3 का, तो आप अभी 3 के एंट्री नहीं मारोगे। फर्स्ट ईयर में आप ऑलरेडी 1.5 के एंट्री मार चुके थे ना, तो आप सिर्फ क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंटल एंट्री मारोगे, दैट इज 1.5 एक्स्ट्रा। और जो आपका रिवैल की वजह से डीटीएल है वो 9 हो गया। पिछले साल 12 था, अभी वो 9 हो गया, तो आपको 9 की एंट्री नहीं मारनी है। वो 12 से 9 हो गया डीटीएल, तो आपको रिवर्स करना है। तो डीटीएल थोड़ा रिवर्स किया और सेकंड इफेक्ट गया ओसीआई के अंदर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। इसके ऊपर एक बढ़िया क्वेश्चन है, वो जब क्वेश्चन रिवाइज करूंगा वो क्वेश्चन भी अपन करने वाले हैं। ठीक है, ये डीटीए डीटीएल के मेरे ख्याल से काफी सारे अपन ने कंसेप्ट कवर किए थे इसी तरीके से। ठीक है, चलो अब क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? द आंसर इज यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना फिफ्थ स्टेप, दैट इज असेस, रीअसेस डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस पर हम डीटीए क्रिएट करते हैं। स्टैंडर्ड बोलता है डीटीए सिर्फ तब क्रिएट करने का जब आप डीटीए को यूज कर पाओ। डीटीए को तो आप फ्यूचर में यूज करोगे ना। डीटीए का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में लेस टैक्स। तो आप फ्यूचर में जब उसको यूज कर पाओगे तभी डीटीए क्रिएट करना, क्योंकि असेट क्रिएट करने के पहले वी हैव टू चेक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब डीटीए को कैसे यूज कर सकते हैं? तो 3 क्राइटेरिया दिया हुआ है आपको। ठीक है, जिस साल डीटीए का रिवर्सल है आपको चेक करना है क्या उस साल कोई डीटीएल का रिवर्सल है क्या। जिस साल डीटीए है उस साल डीटीएल नहीं चाहिए। जिस साल डीटीए का रिवर्सल है उस साल कोई डीटीएल का रिवर्सल है क्या, वो चेक करो। अगर ऐसा है तो आज आप डीटीए क्रिएट कर सकते हो। सेकंड, अगर जिस साल डीटीए का रिवर्सल था उस साल डीटीएल का कोई रिवर्सल नहीं है तो चेक करो क्या उस साल कोई आपको प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है क्या। जिस साल डीटीए का रिवर्सल है उस साल कोई प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है क्या। सेकंड, बराबर। तो पहला मैंने क्या बोला? जिस साल डीटीए का रिवर्सल है उस साल कोई डीटीएल रिवर्सल है क्या, वो नहीं है। तो देखो उस साल कोई प्रॉफिट्स है क्या। अगर वो भी नहीं है तो ये देखो क्या आप टैक्स प्लानिंग करके कोई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो क्या। अगर इन तीनों में से एक भी चीज आपके पास अवेलेबल है तो ही आप आज डीटीए क्रिएट करना। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है इन तीनों में से तो आप आज डीटीए क्रिएट नहीं कर सकते, डीटीए बुक नहीं कर सकते। बराबर, मैक्सिमम लोग को ये पॉइंट रिकॉल करने में दिक्कत आती है, मार्क करके रखना। अगर रिकॉल ना हो तो बाद में बैठ के रिवाइज करने का उसको। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर। ठीक है, तो इन शॉर्ट असेट क्रिएट करने के पहले असेस करो यूज कर पाओगे क्या। कैसे यूज करेंगे? डीटीए रिवर्सल के अगेंस्ट डीटीएल रिवर्सल है क्या, डीटीए रिवर्सल के अगेंस्ट कोई प्रॉफिट्स है क्या, या डीटीए रिवर्सल के अगेंस्ट कोई टैक्स प्लानिंग है क्या। अगर ये है तो डीटीए क्रिएट करो वरना मत करो। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, इसका क्वेश्चन मैं आपको तुरंत करवा देता हूं। ठीक है, आ जाओ ताकि मैं आपको फटाक से रिवाइज करवा पाऊं। इसके बाद इसके लिए था हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 15। जल्दी से आओ मेरे पास। ये देखो इधर, सपोज 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 क्या बोलता है देखो, वो बोलता है आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास है कुछ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, दैट इज डीटीएल है हमारे पास 9000 का आज है, और ये रिवर्स होएगा 3 इयर्स में। और आज डीटीए भी क्रिएट हो रहा है 4000 का, रिवर्स होएगा 4 इयर्स में। जिस साल डीटीए है उस साल डीटीएल नहीं चाहिए, डीटीए के रिवर्सल वाले साल में डीटीएल का रिवर्सल चाहिए, ध्यान रखना। तो मैंने बोला आज डीटीएल हो रहा है क्रिएट, डीटीएल इतना क्रिएट हो रहा है और रिवर्स होएगा, आज क्रिएट हो रहा है और रिवर्स होएगा 3 साल के अंदर। ठीक है, अच्छा डीटीए की बात करूं तो डीटीए क्रिएट आज इतना हो रहा है, रिवर्स होएगा 4 साल के अंदर। तो देखो जिस साल डीटीए का रिवर्सल है इस साल तो डीटीएल का रिवर्सल भी है, जिस साल डीटीए का रिवर्सल है इस साल डीटीएल का रिवर्सल भी है, जिस साल डीटीए रिवर्सल है इस साल डीटीएल रिवर्सल भी है, इनफ डीटीएल रिवर्सल है। लेकिन जो 4th ईयर है जिस साल डीटीए रिवर्स हो रहा है इसके अगेंस्ट हमारे पास कोई डीटीएल रिवर्सल नहीं है। और जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास कोई टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं है और कोई प्रॉफिट भी एक्सपेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये वाला डीटीए आप यूज ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो आज जब आप क्रिएट कर रहे हो ना डीटीए, देखो ये सब चीज आप आज चेक कर रहे हो, आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। ऑफकोर्स एस्टीमेट क्या चेंज, एस्टीमेट चेंज होगा तो अपन रिवाइज कर लेंगे अपना एस्टीमेट, फिलहाल अपन उसकी बात नहीं कर रहे। फिलहाल मैं यहां खड़ा हूं और मुझे आज पता है कि मेरा डीटीएल इतना है, डीटीए इतना है, और मैं इसको सिर्फ 3 साल तक यूज कर पाऊंगा। 4th ईयर में यूज करने के लिए मेरे पास डीटीएल है ही नहीं, डीटेल रिवर्सल है ही नहीं। तो आप आज सिर्फ 900 का डीटीए रिकॉर्ड कर सकते हो, 300 जो आप यूज नहीं कर पाओगे उतना आप डीटीए रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये क्वेश्चन उसके ऊपर था, आपको याद आया? परफेक्ट, ठीक है, ये क्लियर, ठीक है। उसके अलावा 2 और चीजें हैं, वो बोलता है टैक्स लॉसेस
आपको पता है अपन टैक्स लॉसेस जब होते हैं करंट ईयर में, तो आप उसको फ्यूचर में 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो वो बोलता है टैक्स लॉस के अंदर अगर आपको आज टैक्स लॉस होता है, मतलब फ्यूचर में आपको इस टैक्स लॉस का बेनिफिट मिलेगा ना, फ्यूचर में आप इतना लॉस सेट ऑफ करके टैक्स कम भरोगे। तो बोलता है अगर किसी साल में आपको टैक्स लॉस हुआ तो उसके ऊपर आप करंट ईयर में डीटीए क्रिएट कर देना। लॉजिकल भी है, क्योंकि टैक्स लॉस का मतलब क्या है, फ्यूचर में आप टैक्स कम भरने वाले हो, तो आज इस लॉस के ऊपर आप डीटीए क्रिएट करोगे। सेम इज द लॉजिक विद मैट क्रेडिट, अनयूज क्रेडिट्स। पता है आप अगर मैट के हिसाब से आपने टैक्स पे किया है तो फ्यूचर में आपको उतना बेनिफिट मिल जाता है, तो इसके ऊपर भी आप क्या कर देना, डीटीए क्रिएट कर देना। अब एक चीज का फर्क है, सुनना, अगर आपका टैक्स लॉस 1 लाख का है तो आप डीटीए कितना क्रिएट करोगे, इंटू 30% करके, बराबर। लेकिन अगर आपका मैट क्रेडिट 1 लाख रुपीज का है तो आपका डीटीए 1 लाख ही आएगा। मैट क्रेडिट के केस में इट इज ऑलरेडी द टैक्स अमाउंट। तुम समझ रहे हो कि अपन ने पता डिस्कस भी किया था, मैट क्रेडिट जितना रहेगा उतना आप पूरा डीटीए क्रिएट कर देना, बिकॉज ऑलरेडी टैक्स का अमाउंट है, इस पर 30% मत करना। लेकिन अगर टैक्स लॉस का अमाउंट दिया हुआ है तो उसके ऊपर आपको 30% करना पड़ेगा। सिंपल है वाला पार्ट, यस, चलो ठीक है, डन। उसके अलावा बोलता भी है, जो अपन देखो ये जो एस्टिमेट लगा रहे हैं डे 1 पे एस्टिमेट लगा रहे हैं कि डीटीए यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तभी डीटीएल रिवर्सल होगा कि नहीं होगा, दीज एस्टिमेट्स कैन चेंज। तो बोलता है इसको आप रीअसेस करते रहने का, जिस साल आपको लगता है कि आप डीटीए यूज कर पाओगे क्रिएट कर लेना वापस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है वाला पार्ट, चलो ठीक है। अब कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स पढ़ते हैं, फटाफट से पढ़ के निकल जाते हैं। सुनो क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 6, डिटरमाइन टैक्स रेट्स। जैसे करंट टैक्स वाले पॉइंट में भी था कि टैक्स रेट क्या रहेगा, वैसे डिफर्ड टैक्स के अंदर भी है, बट डिफर्ड टैक्स में थोड़ा सा अलग है। डिफर्ड टैक्स का बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है। डीटीए का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में मोर टैक्स, या डीटीएल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में लेस टैक्स। इसका मतलब जब आप डीटीए डीटीएल क्रिएट करोगे तो आपको फ्यूचर के रेट पे क्रिएट करना है। ऑफ कोर्स वो फ्यूचर का रेट अगर करंट ईयर में अवेलेबल है तो यूज करना, कोई एस्टिमेट करने का जरूरत नहीं है आपको कि फ्यूचर में रेट क्या हो सकती है। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में आपके पास मोदी जी ने आपको आके बोल दिया कि भाइयों बहनों हम फ्यूचर से रेट इंक्रीज करने वाले हैं, अगर ये आपके पास करंट ईयर में इंफॉर्मेशन है तो आप करंट ईयर में फ्यूचर के रेट पे डिटेल क्रिएट कर देना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये था अपना फर्स्ट पॉइंट। फिर आता है अपना सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है अपना, ये वाला। नॉर्मली वो बोलता है, देखो डिफर्ड टैक्स रेट्स के अंदर 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो आपको मैंने बता दिया क्या है, ठीक है, कि आप फ्यूचर के रेट पे डिटेल क्रिएट करोगे। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट वो बोलता है सपोज आपका कोई पास असेट था, अगर वो डेप्रिशिएबल असेट है, ठीक है, तो अपन नॉर्मली क्या करते हैं, जो भी डिफरेंस है उस पर अपन डिफर्ड टैक्स क्रिएट करते हैं। लेकिन डेप्रिशिएबल असेट के ऊपर आपके पास 2 रेट अवेलेबल होते हैं, एक नॉर्मल टैक्स रेट 30% और एक अगर आपने असेट बेच दिया तो उस केस में आपको टैक्स लगता है कैपिटल गेन के रेट पे, दैट इज सपोज लेट्स से कैपिटल गेन इज 20%। तो अब किसी असेट के ऊपर हम जब डिफर्ड टैक्स क्रिएट करते हैं तो मैं कौन सी रेट यूज करूं, नॉर्मल टैक्स रेट या कैपिटल गेन की रेट? तो बोलता है डेप्रिशिएबल असेट में जो डीटीए आपने क्रिएट किया है उसके रिवर्स होने के 2 तरीके हैं। या तो आप यूज करोगे तो ओवर द लाइफ वो रिवर्स हो जाएगा, अगर आपका यूज करने का प्लान है तो आप 30% की रेट यूज करना जो नॉर्मल टैक्स रेट है। लेकिन अगर आपका ऐसा प्लान है कि मैं इस असेट को बेच दूंगा तो जो भी डीटीएल है वो उसका रिवर्सल बेचने पे होने वाला है, तो उस केस में आप कैपिटल गेन की रेट पे क्या करना, डीटीए क्रिएट कर देना। सिंपल, क्लियर? उसके अलावा अगर यही असेट नॉन डेप्रिशिएबल होता तो नॉन डेप्रिशिएबल जैसे लैंड के केस में जो डिफरेंस है कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का, वो डिफरेंस का रिवर्सल एक ही तरीके से पॉसिबल है, वो बेच के है। तो इस केस में लैंड वाले केस में अगर आपके पास 2 रेट अवेलेबल है, नॉर्मल टैक्स रेट और कैपिटल गेन की रेट, तो कैपिटल गेन वाली रेट पे आप डिटेल क्रिएट करना। अगर क्वेश्चन में एक ही रेट दिया हुआ है तो होशियार चंद बन के ये मत बोलना वी नो द प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन और वहां तो कैपिटल गेन की रेट ही है। भाई अज्यूम मत करना, क्वेश्चन में एक ही रेट में प्रॉब्लम ही नहीं है, जब क्वेश्चन मल्टीपल रेट्स होगी तब आपको दिमाग लगाना है कि असेट डेप्रिशिएबल है, नॉन डेप्रिशिएबल है, डेप्रिशिएबल है तो बेचूंगा कि यूज करूंगा, तब करना वो सब काम, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा एक और पॉइंट है फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। कभी कभी क्या होता है, किसी कंट्री में कंपनीज को बोलते हैं कि अगर आपने डिविडेंड बांटा तो आपको टैक्स लगेगा 30%, अगर डिविडेंड नहीं बांटा, आपने प्रॉफिट जो कमाया वो आपने रिटेन कर लिया कंपनी के अंदर ही, तो रेट लगेगा 40%। तो ऐसे केस में जो भी करंट और डिफर्ड टैक्स है आप 40% पे क्रिएट करना, ठीक है। और कभी कभी ऐसी कंपनीज में ये भी होता है, ऐसी कंट्रीज में ये भी होता है कि जब आप प्रॉफिट बांट दोगे तो जो आपने एक्सेस 10% पे किया है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो जब आप बांटोगे और जब आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे तब आप वो रिफंड का असेट बुक कर लेना। बट आज जब आप करंट और डिफर्ड टैक्स क्रिएट करोगे तो आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दैट इज 40% पे क्रिएट करोगे, ठीक है। चलो ऑनेस्टली बोलो इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन वगैरह है नहीं, बट पॉइंट था तो आपने डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर 7 स्टेप पे आता है कि डिफर्ड टैक्स का अमाउंट कैसे मिलता है। वो तो सिंपल है, जो डिफरेंस का अमाउंट इनटू टैक्स रेट, डिफरेंस का अमाउंट इनटू
टैक्स रेट, वो ऐसा आपको मिल जाता है, ठीक है। वो बोलता है डीटीए डीटीएल कभी डिस्काउंट मत करना है इसको, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद अकाउंटिंग फॉर डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड टैक्स असेट लायबिलिटी का एक इफेक्ट तो बैलेंस शीट में गया, सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, आइडियली अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहां वापस से रिकॉल करवाता है कि अगर वो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस का है तो डिफर्ड टैक्स का सेकंड इफेक्ट भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। याद है, अगर द डिफरेंस वाज बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन तो इट वाज गोइंग इन प्रॉफिट एंड लॉस, बट इफ द डिफरेंस वाज बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट तो डिफर्ड टैक्स का सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, उसी के अंदर जाएगा। ये आपने देखा भी था एक एग्जांपल के अंदर। उसके अलावा अगर वो आइटम इक्विटी का है, सपोज डिफरेंस है बिकॉज ऑफ एनी इक्विटी का आइटम, कभी कभी होता है ना अपन एरर वगैरह रेक्टिफाई करते हैं तो उसका इफेक्ट, एरर का रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट तो इक्विटी में जा रहा है, तो अगर जो डिफरेंस है इट इज बिकॉज ऑफ एन इक्विटी का आइटम तो उसके इसमें डिफर्ड टैक्स का सेकंड इफेक्ट भी कहां जाएगा, इक्विटी में जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आता है ये वाला पॉइंट जिसका डिस्कशन अपन नीचे करेंगे विस्तार में, डिटेल में। अगर कोई डिफर्ड टैक्स अराइज होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, क्यों अराइज होता है उसकी बात अपन नीचे करेंगे, बट ध्यान रखना अगर कोई भी डिफर्ड टैक्स बिजनेस कॉम्बिनेशन में अराइज हो गया तो उस डिफर्ड टैक्स को आप प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं, उसको आप गुडविल से एडजस्ट करोगे। ये कैसे करेंगे नीचे बात करते हैं, बट उसके पहले एक और चीज बोलता है, सुन लो। कभी कभी बोलता है कैरिंग अमाउंट ऑफ डीटीए डीटीएल में चेंज, है ना, मे चेंज इवन दो देर इज नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। सपोज ईयर 1 में आपका कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डिफरेंस वाज 30, ईयर 2 में भी डिफरेंस इज 30 ओनली, डिफरेंस तो चेंज नहीं हुआ, फिर भी बोलता है ईयर 1 और ईयर 2 का डीटीए डिटेल अलग हो सकता है। ये कब पॉसिबल है, जब आपका टैक्स रेट बदल जाए, ईयर 1 में रेट वाज 40, ईयर 2 में रेट इज 45, जब ऐसा हो जाता है रेट वो बदल सकता है डीटीए डिटेल इवन इफ देयर इज नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, इलस्ट्रेशन नंबर 18 अपन वो रिवाइज करेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। स्टेप नंबर 9 क्या बोलता है, वो बोलता है जो भी आपका डीटीए डिटेल है क्या आप उसको ऑफसेट कर सकते हो, द आंसर यस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड एक्सेप्शन, आ गया बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट, ठीक है। समझने का ट्राई करते क्या है, क्या होता है इसके अंदर। देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन में दो कंपनीज होती है, एक होती है परचेजिंग कंपनी, एक होती है सेलिंग कंपनी। जो परचेजिंग कंपनी है वो सब कुछ टेक ओवर करती है फेयर वैल्यू पे, तो जो आपने फेयर वैल्यू पे टेक ओवर किया है वो बन जाता है कैरिंग अमाउंट, बराबर। लेकिन जो सेलिंग कंपनी के बुक्स का बुक वैल्यू था, जो पुराने कंपनी का बुक्स का बुक वैल्यू था, जो असेट उनके बुक्स में था, जिस वैल्यू पे था, उसको बोलते हैं ओल्ड कैरिंग अमाउंट। दैट इज सेलिंग कंपनी के बुक्स में वो कौन से वैल्यू पे था, हमने तो फेयर वैल्यू पे टेक ओवर किया ना, लेकिन इट इज पॉसिबल कि सेलिंग कंपनी के बुक्स में वो तो बुक वैल्यू पे था, तो सेलिंग कंपनी के बुक्स की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं टैक्स बेस। तुम समझ रहे हो क्या। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में इसीलिए कुछ डिफर्ड टैक्स अराइज हो सकता है बिकॉज हम टेक ओवर करते हैं फेयर वैल्यू पे, तो जो टेक ओवर वाली वैल्यू है वो बन जाती है कैरिंग अमाउंट, और जो पुराने कंपनी की कैरिंग अमाउंट है वो बन जाती है टैक्स बेस, बराबर। तो डिफरेंस अराइज होएगा। अब ये जो भी डिफरेंस अराइज होता है इसको आपको गुडविल से एडजस्ट करना है। अब कैसे करोगे, सुनना। अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन थोड़ा सा पढ़ रखा है तो आपको पता है हम बिजनेस कॉम्बिनेशन में परचेजिंग कंपनी के सारे असेट्स टेक ओवर करते हैं। स्टेप 4 में हम याद है अपन आईएनए टेक ओवर करते हैं, आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स। तो जो भी आप सेलिंग कंपनी के असेट्स टेक ओवर करते हो, ऐसा मान लेना कि जो भी डीटीए डीटीएल अराइज हो रहा है वो भी हमने इसके अंदर टेक ओवर कर दिया है, इंक्लूड द डीटीए डीटीएल ऑल्सो। जो भी डीटीए डीटीएल अराइज हुआ इस कैलकुलेशन से वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे इसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपका गुडविल एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब अपन ने आईएनए में इंक्लूड कर लिया तो ऑटोमेटिकली गुडविल विल गेट एडजस्टेड, बराबर। इसके ऊपर अपने एक एग्जांपल भी था अपने पास, आपको दिखा देता हूं मैं एग्जांपल क्या है वो, जल्दी से आ जाओ इधर। इधर क्या अपने पास एग्जांपल, एग्जांपल इधर नहीं, रुको। एक सेकंड दे देना बस। ये रहा, देखो डिफर्ड टैक्स अराइजिंग ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेलिंग कंपनी है ये दानिश लिमिटेड, परचेजिंग कंपनी एके लिमिटेड। एके ने दानिश को क्या कर लिया, परचेज कर लिया, पीसी कितना पे किया 43 लाख, ठीक है। तो दानिश कंपनी के बुक्स में ये वैल्यू थी लेकिन फेयर वैल्यू ये थी, तो हम तो टेक ओवर करेंगे फेयर वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो हम जो फेयर वैल्यू है वो बनेगी हमारे लिए कैरिंग अमाउंट, लेकिन जो पुराने कंपनी की कैरिंग अमाउंट थी वो क्या बन जाएगी, वो टैक्स बेस बन जाएगी। डिफरेंस अराइज होएगा उस पर डिफर टैक्स क्रिएट करोगे, ठीक है। तो मैंने हर एक आइटम के ऊपर देखा क्या क्या आ रहा है मेरे को, और इस डिटेल को हम पीएनएल टू डीटीएल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे गुडविल टू डीटीएल। गुडविल से एडजस्ट करना है, वाई, बिजनेस कॉम्बिनेशन में अराइज होने वाली सारी चीजें गुडविल में इफेक्ट होती है, बराबर। आपने अगर एक्स्ट्रा पीसी भी पे किया तो हम बोलते हैं वो लॉस नहीं, वो हमारे लिए गुडविल है, तुम समझ रहे हो, इसलिए इसको भी गुडविल से एडजस्ट करना है। अब गुडविल से एडजस्ट करने का क्या तरीका, बेस्ट तरीका ये है कि आप इस डीटीएल को अपने आईएनए का पार्ट बना लो। जब आप उसको अपने नेट असेट का पार्ट बना लेते हो, देखो फॉर एग्जांपल पहले पीसी 43 था, नेट असेट एट फेयर वैल्यू 30 था विदाउट एनी डीटीएल, तो गुडविल 13 का आया। जैसे ही आपने इस नेट असेट के अंदर डीटीएल को भी इंक्लूड कर लिया, मतलब आपका नेट असेट कम हो जाएगा, नेट असेट बिकम्स 27, ऑटोमेटिकली आपका गुडविल बढ़ जाता है। तो इसका मतलब जब जो भी डिटेल आता है, जब आप उसको अपने नेट असेट में इंक्लूड कर लेते हो, ऑटोमेटिकली और गुडविल इंक्रीजेस या गुडविल डिक्रीजेस जो भी है, बराबर। तो जब आप
जो भी डिटेल अराइज होता है उसको आप अपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में ऐसा मान लो आपने ये भी एसेट लायबिलिटी टेक ओवर की है, तो ऑटोमेटिकली गुडविल एडजस्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, ठीक है। तो यही अपना ये वाला पॉइंट था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में अराइज होने वाले सारे एसेट लायबिलिटी पे आप क्या क्रिएट करोगे, डिफर टैक्स क्रिएट करोगे और गुडविल से एडजस्ट कर दोगे। उसके अलावा एक और चीज बोलता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, गुडविल का भी तो टैक्स बेस जीरो होगा ना, क्योंकि पुराने कंपनी के बुक्स में गुडविल था नहीं, बट मेरे बुक्स में अराइज हो गया, तो मेरे बुक्स में एक असेट है गुडविल, इसका कैरिंग अमाउंट तो है, लेकिन पुरानी कंपनी में उसका वैल्यू जीरो था, तो टैक्स बेस जीरो है। तो ऐसे डिफरेंस को हम बोलते हैं अदर देन टेम्परेरी डिफरेंस। व्हाई? बिकॉज ये डिफरेंस कभी रिवर्स नहीं होने वाला है। तो इस गुडविल के ऊपर कभी आप डिटेल मत क्रिएट करना, गुडविल के ऊपर आप डिटेल मत क्रिएट करना, ठीक है। 2-3 चीजें यहाँ बोली गई है, मैंने आपको बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का काम का, बिकॉज 3-4 चीजें बताऊंगा फिर याद नहीं रहेगा। एग्जाम के लिए इतना रटना आपको गुडविल पे क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि क्रिएट कर देना गुडविल पे तो कर देना, वरना मत करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है एसेट एक्विजिशन, सेकंड पॉइंट। आपको पता है ना, डे वन पे अपना पीपी, सपोज पीपी का एग्जांपल लेते हैं, डे वन पे अपना कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस सेम ही होता है। पता है अपन ने एग्जांपल किया भी था, जब अपन डे वन का निकालते चीजें, जैसे ये वाला केस था, देखो इधर पीपी खरीदा, तो डे वन पे तो दोनों 10 करोड़ पे दिखता है ना, तो वो भी यही कहता है कि जब आप एसेट एक्वायर करते हो कोई भी, तो डे वन पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो इफ इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एन एसेट इज नॉट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन तो नहीं था, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन होता तो डे वन पे राइज होता है डिफरेंस। बट अगर आपने नॉर्मल एक एसेट परचेस किया है ना, तो डे वन पे दोनों में वैल्यू सेम ही होती है। तो इफ ऑन इनिशियल रिकग्निशन इट इज नॉट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड इट नाइदर अफेक्ट्स अकाउंटिंग और टैक्सेबल प्रॉफिट, बेसिकली डे वन पे कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस आपका सेम ही है, तो उस केस में कोई डिटेल डे वन पे नहीं आता है, आना होगा तो भी ईयर एंड पे आता है, इन केस ऑफ पीपी वगैरह। क्लैरिफाई करता है ये चीज। उसके अलावा आता है मेरा फेवरेट पार्ट, शेयर बेस्ड पेमेंट। मेरे को लगता है इसके ऊपर एक 4 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया भी था, इसको याद कर लेना बेसिकली, ठीक है। शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर याद कर लेना, सबसे पहले आपकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी, हमेशा जीरो होगी, ठीक है। शेयर बेस्ड पेमेंट वाले केस में कैरिंग अमाउंट हमेशा जीरो मानना। सेकंड, टैक्स बेस क्या होगी, जितना भी आप अकाउंट्स में एक्सपेंस बुक कर रहे हो, पता है अपन एसबीपी का खर्चा निकालते हैं एज पर सम फॉर्मूला कि खर्चा कितना बुक करेंगे एवरी ईयर, तो जितना भी आपका हर साल खर्चा आता है वो आपको टैक्स बेस मान लेना है, बराबर। और इस केस में आप हमेशा डीटीए ही क्रिएट करना। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये जो खर्चा है जो आपने अकाउंट्स में बुक करा है, टैक्स वाला आपको इसका बेनिफिट आज नहीं देने वाला है। टैक्स वाला बोलेगा जब तू रियल में अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स देगा फ्री में, तब खर्चा क्लेम करने आ जाना, मतलब ये खर्चे का आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है, तो इसलिए ऑलवेज क्रिएट डीटीए। तो ये 3 चीजें याद रखना, कैरिंग अमाउंट हमेशा जीरो, टैक्स बेस अकाउंट्स में जो खर्चा आया वो, और ऑलवेज क्रिएट डीटीए। एकदम सिंपल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। तो इसके ऊपर अपने ने एक एग्जांपल भी किया था, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं फटाफट से। Just give me a moment. ये रहा देखो शेयर बेस्ड पेमेंट का, ठीक है। शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में एग्जांपल दिखा था आपको। सपोज ये मेरा सब इन्फॉर्मेशन है, देख लेना बाद में एक बार। तो आपकी अकाउंट्स में खर्चा कितना रहेगा आपका, 50 इंप्लॉय थे, 100 रुपए का शेयर है, 100 शेयर दे रहे हो और 75 रुपीज का शेयर, और 3 साल लाइफ है इसकी, तो अकाउंट्स में आपका फर्स्ट ईयर में खर्चा कितना है, 125। तो उस केस में कैरिंग अमाउंट आप जीरो मानना, टैक्स बेस जो भी अकाउंट्स का खर्चा है वो मानना, डिफरेंस कितना है 125 का, डीटीए क्रिएट कर देना। ये 3 साल का था ना, तो सेकेंड ईयर में भी सेम। सेकेंड ईयर में आपका क्यूमुलेटिव खर्चा कितना हो गया, 250 हो जाएगा क्यूमुलेटिव, तो डिफरेंस 250 का, ऑफकोर्स आप डीटीए 75 आएगा, लेकिन क्रिएट आप इंक्रीमेंटली करोगे। अब थर्ड ईयर वो वाला साल है जहां आपका एसबीबी प्लान खत्म हो जाता है, जहां इंप्लॉयज को आप शेयर्स दे दोगे, तो थर्ड ईयर में कैरिंग अमाउंट भी जीरो आ जाएगी। थर्ड ईयर में टैक्स बेस आपका जीरो ले लेना। क्यों? क्योंकि इस केस में ईयर 3 के एंड पे आपको टैक्सेशन के बुक्स में सारा बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज ईयर 3 के एंड पे आपने इंप्लॉयज को सारा बेनिफिट प्रोवाइड करवा दिया है, तो आपका कैरिंग अमाउंट जीरो, टैक्स बेस जीरो, मतलब जब वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो आपका टैक्स बेस जीरो हो जाता है ऐसे केस में। तो लास्ट में आपका सब कुछ जीरो हो जाएगा, बस नो एंट्री मत बोलना। क्यों? आपने जो फर्स्ट 2 ईयर्स में डीटीए क्रिएट किया उसको रिवर्स भी तो करना है ना, तो उसको रिवर्सल की आपको एंट्री मारनी पड़ेगी। इसका मैंने यहाँ क्रक्स भी दिया हुआ है जो मैंने वहां भी डिस्कस किया किताब के अंदर, ठीक है। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये तुरंत ही कर लूं क्या मैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4? यस, इलस्ट्रेशन नंबर 4 अपन तुरंत कर लेते हैं, आ जाओ इधर। ये देखो हमारा प्यारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 विच इज बेस्ड ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट। क्या बोलता है देख लो, हमारे पास 1 करोड़ शेयर्स थे, 4 करोड़ रुपए के, 2 साल का वेस्टिंग पीरियड था, ठीक है। इसकी वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड पे 1.6 थी, लेकिन हमारी लाइफ 2 ईयर्स है, ये 1.6 का जो वैल्यू है ये 2 साल की वैल्यू है। अगर मुझे ये जानना है कि फर्स्ट ईयर में कितनी वैल्यू थी, तो फर्स्ट ईयर की वैल्यू आपकी आएगी सिर्फ और सिर्फ 0.8,
बराबर। तो कैरिंग अमाउंट जीरो मानना है। टैक्स बेस जो अकाउंट्स का खर्चा है वो, अगर टोटल वैल्यू वाज 1.6 तो अकाउंट्स में आप कितना बुक करोगे 1.6 डिवाइड बाय 2 0.80 बुक करोगे फर्स्ट ईयर में। डिफरेंस इतना आया, डीटीए हमेशा आएगा उस केस में, ठीक है। अब क्योंकि वेस्टिंग पीरियड 2 ही साल था तो सेकेंड ईयर में वैल्यू क्या होगा उससे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। सेकेंड ईयर में कैरिंग अमाउंट भी जीरो हो जाएगा, टैक्स बेस भी जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में नो एंट्री मत बोलना, जो फर्स्ट ईयर में क्रिएट किया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा सेकेंड ईयर में। बस शेयर बेस्ड पेमेंट वाले केस में आप इतना याद करके जाओ, आपका काम बन जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? खत्म। उसके बाद अपना आएगा फोर्थ वाला कंसेप्ट, दैट इज द लास्ट कंसेप्ट। फिर जो भी क्वेश्चन है वो अपन फटाफट से देख लेंगे। फोर्थ वाले कंसेप्ट में क्या बोलता है, अगर कोई भी टेम्पररी डिफरेंस अराइज होता है आपके इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ब्रांचेस एसोसिएट जॉइंट वेंचर में, सपोज आपने कोई सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट परचेज किया, ठीक है। अब मैं सीएफएस की नहीं एसएफएस की बात कर रहा हूं, क्योंकि सीएफएस में तो इन्वेस्टमेंट गेट्स एलिमिनेटेड, एसएफएस में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, बराबर। तो उस केस में ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर भी कभी कभी डिफरेंस अराइज हो जाता है, बराबर। तो इसके लिए अपने पास बढ़िया सा क्वेश्चन एग्जांपल भी है, वो अपन देख लेते हैं फटाफट से। इधर आ जाओ। हाँ, कैसा राज होता दिखाता रुको, एक सेकंड रुक जाना। तो ये देखो अपना ये रहा इन्वेस्टमेंट वाला एग्जांपल। देखो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने अपने सब्सिडरी में क्या किया, इन्वेस्ट किया 75%, 500 करोड़ में इन्वेस्ट किया। तो अब मैं सीएफएस की बात नहीं कर रहा हूं, सीएफएस में आपको अगर ये जिसने बिजनेस कॉम्बिनेशन सीएफएस पढ़ रखा है उसको समझेगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो ऐसे ही सुन लो मेरे को। सीएफएस में इन्वेस्टमेंट हो जाता है एलिमिनेट, एसएफएस में आपका इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 500 पे, तो एसएफएस में डे 1 पे तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस सेम है। अब नेक्स्ट ईयर में सपोज मैंने स्टेक एक्वायर किया बीबी लिमिटेड के अंदर, तो उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया 100 करोड़ का, बराबर। तो उसमें से 75% प्रॉफिट मेरे को बिलोंग करेगा। अब जब भी मैंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया वो प्रॉफिट कमाती है तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो मेरे सपोज कैरिंग अमाउंट हो गई 575, लेकिन टैक्स बेस तो 500 ही है। टैक्स में आप कोई प्रॉफिट अभी बुक नहीं करोगे, टैक्स में प्रॉफिट तब बुक होता है जब आपको डिविडेंड मिलता है, राइट। तो टैक्स में प्रॉफिट बुक होता है ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। तो अब इस डिफरेंस के ऊपर क्या आपको डिटेल क्रिएट करना चाहिए? द आंसर इज यस, आप क्रिएट करोगे। मतलब अगर आपने अपने सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिफरेंस आ जाए तो यू विल क्रिएट द डीटीए डीटीएल। सिंपल, ठीक है, हम क्रिएट कर लेंगे। तो डीटीएल आएगा बिकॉज कैरिंग अमाउंट ज्यादा, टैक्स बेस कम, इन्वेस्टमेंट एसेट है तो कैरिंग अमाउंट कम करना, लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, अभी हमने क्यों क्रिएट किया डीटीएल? क्योंकि हम मानते हैं ये डिफरेंस रिवर्स हो सकता है दो तरीके से। जब बीबी लिमिटेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बराबर, तो ये डिफरेंस रिवर्स हो जाएगा। सेकंड, अगर हम ये इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, मैं बोलूं तो भी हमारा कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस जीरो हो जाएगा और डिफरेंस रिवर्स हो जाएगा। तो ये डिफरेंस रिवर्स होने के दो तरीके हैं, या तो डिविडेंड बढ़ जाए, सब्सिडी डिविडेंड बांट दे, या फिर हम अपना इन्वेस्टमेंट बेच दे। अब आता है एक्सेप्शन। सुना एक्सेप्शन क्या बोलता है? देखो नॉर्मली हम क्रिएट करेंगे, लेकिन एक्सेप्शन क्या बोलता है? अगर मैं रिवर्सल के दोनों दरवाजे ही बंद कर दूं, क्योंकि देखो बीबी लिमिटेड डिविडेंड कब बांटेगा? जब पेरेंट अप्रूव करेगा, और मेरे पास मेजॉरिटी स्टेक है पेरेंट के पास। तो अगर पेरेंट बोल दे, अगर एके डिसाइड्स कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लुट जाऊंगा, लेकिन डिविडेंड बांटने नहीं दूंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लुट जाऊंगा, लेकिन डिविडेंड बांटने नहीं दूंगा, तो ऐसे केस में क्या रिवर्सल पॉसिबल है बाय दिस वे आउट? द आंसर इज नो। और मैं ये भी बोल दूं कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बेचूंगा अपने सब्सिडरी के अंदर, अगर मैं ये ठान लूं कि ना ही मैं डिविडेंड बांटने दूंगा और ना ही मैं इन्वेस्टमेंट बेचूंगा, देखो ये बहुत रेयर केस, ऐसा होगा नहीं, बट 0.1% चांस ऐसा होने का। तो अगर वो 0.1% चांस ये बोलता है कि आप डिविडेंड नहीं बांटोगे, बांटने नहीं दोगे और इन्वेस्टमेंट भी नहीं बेचोगे, तो आपने रिवर्सल के दोनों दरवाजे बंद कर दिए। तो उस केस में आपको कोई भी डिफरेंस पे डिटेल क्रिएट नहीं करोगे। इफ बोथ कंडीशंस मेट देन डिफरेंस विल नॉट गेट रिवर्स, देयरफॉर डिफरेंस बिकम्स अदर देन टेम्परेरी डिफरेंस। और ऐसे केस में आप क्रिएट मत करना। ये मैंने किसकी बात करी थी? ये मैंने सब्सिडरी की बात करी थी। सब्सिडरी वाले केस में पेरेंट के पास होता है अकेले का होल्डिंग, तो पेरेंट अकेला डिसाइड कर सकता है सब चीजें। अच्छा, इन केस ऑफ एसोसिएट जॉइंट वेंचर सेम लॉजिक है, अगर डिफरेंस आए तो क्रिएट कर देना, बट यहां पेरेंट अकेला डिसाइड नहीं कर पाएगा, अकेला डिविडेंड बांटने से नहीं रोक पाएगा। तो इस एसोसिएट और जेवी वाले केस में अगर एग्रीमेंट हो जाए बिटवीन ऑल द शेयर होल्डर्स, जो मेन जो होल्डर हूं मैं, जो जिसका एसोसिएट है, सपोज मेरे पास 35% स्टेक है, तो अगर मैं अलोंग विद द अदर शेयर होल्डर्स अगर मैं एग्रीमेंट कर लूं कि हम डिविडेंड बांटने नहीं देंगे इस एसोसिएट को, तो डिविडेंड वाला रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। और मैंने कह दिया कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बेचूंगा, तो यहां से भी रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। तो एसोसिएट और जेवी वाले केस में सिर्फ अकेला पेरेंट के डिसाइड करने से नहीं होने वाला है कि डिविडेंड नहीं बांटने देंगे, यहां एग्रीमेंट चाहिए। अगर एग्रीमेंट एंटर्ड है कि डिविडेंड बांटने नहीं देंगे और ये भी बोल दिया कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं बेचेंगे, तो यहां भी रिवर्सल नहीं हो पाएगा। तो अब इन शॉर्ट जब मैं बात करूंगा, मेरे पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर है, डिफरेंस आया क्रिएट करो,
मैक्सिमम केस में क्रिएट करोगे, लेकिन अगर क्लियरली बोल दिया गया कि रिवर्सल के दोनों दरवाजे बंद कर रहा हूं, इन केस ऑफ सब्सिडरी पेरेंट इज द लोन होल्डर, पेरेंट इज द मेजॉरिटी होल्डर, तो इफ द पेरेंट डिसाइड्स कि डिविडेंड बांटने नहीं देंगे और इन्वेस्टमेंट नहीं बेचेंगे तो रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, डिटेल मत क्रिएट करना। इन केस ऑफ एसोसिएट और जेवी हम मेजॉरिटी होल्डर नहीं है, तो अगर हमने एग्रीमेंट किया अलॉन्ग विद द अदर होल्डर्स कि इस एसोसिएट को डिविडेंड बांटने नहीं देंगे और हम इन्वेस्टमेंट नहीं बेचेंगे, तो उस केस में आप डिटेल मत क्रिएट करना, एकदम सिंपल सा बात है। अच्छा, अगर सर एग्जाम के क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ये चीज, तो उस केस में आप दोगलापंथी आंसर करना, ये बता देना कि नॉर्मली हम क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर ये दो कंडीशन मीट हो गए तो हम क्रिएट नहीं करेंगे, ऐसा करके। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, ये जो एक्सेप्शन मैंने बताई, ये जो एक्सेप्शन है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर पे एप्लीकेबल है। अगर आपके पास कोई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है 10% 5%, तो वहां मैं चेक करना बेचूंगा नहीं बेचूंगा, डिविडेंड बटेगा नहीं बटेगा, वहां मत चेक करना, वहां ऑलवेज क्रिएट DTL बराबर, खत्म। तो ये आपके सारे कंसेप्ट मैंने रिवाइज करवा दिए। अब फटाफट से अपन जंप मार के आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस के अंदर ध्यान रखना, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, लिखकर तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ये जो मैं रिविजन करवा रहा हूं उससे क्या होगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम पड़ेंगे और क्वेश्चन का आपको जो वो था ना ओवरव्यू, आपको रिकॉल हो जाएगा, ताकि जब प्रैक्टिस करो तो जो क्वेश्चन आपको 15 मिनट में होता है वो आपको 10 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि आपको चीजें याद है क्या करना था इसके अंदर। राइट, आ जाओ फटाफट से। सबसे पहला था अपना इलस्ट्रेशन नंबर 3, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर था क्या, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है, जिधर अपने को डे 1 पे ना कुछ पहले है ना डायरेक्टली आपको ये दिया हुआ नहीं है गुडविल वगैरह कितना है, तो गुडविल निकालना पड़ेगा, और ये गुडविल आप निकालोगे एज पर इंड AS 103। तो जिसको 103 आता है वो उस तरीके से यहाँ का गुडविल कंप्यूट करेगा। उसके अलावा आपको बोला हुआ है कि कुछ कुछ असेट का कैरिंग अमाउंट अलग है और टैक्स बेस अलग है, तो उस पर कुछ DTA डिटेल में राइज होएगा, डिफर्ड टैक्स राइज होएगा, और इसको आप कहाँ से एडजस्ट करोगे, इसको आप एडजस्ट करोगे गुडविल से। कैसे एडजस्ट करोगे, इसको आप इंक्लूड कर लेना अपने INA के अंदर। बस इसी तरीके से क्वेश्चन आपको बेसिकली सॉल्व करना था। तो देखो पहले हमने ये निकाला, सॉरी PC वगैरह दिया हुआ था, NCI वगैरह दिया हुआ था, ये अपने को इंड AS 103 के बाद समझता है। ठीक है, तो अपन ने ये निकाला, फिर अपने को नेट असेट दिया हुआ था एज पर बुक वैल्यू। उसके अलावा जो भी अपना असेट था जो अपन ने फेयर वैल्यू पे टेक ओवर किया, उसका इंक्रीज डिक्रीज अपन ने कंसिडर किया, और इन असेट के ऊपर DTL भी आया वो भी कंसिडर किया। देखो अपन ने नेट असेट में डिटेल कंसिडर कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी डिफर्ड टैक्स हो गुडविल से एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर वाला पार्ट, बस ये एक क्वेश्चन है जो आपको करके जाना चाहिए। चलो बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये मेरे ख्याल से मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर, अभी जब करवाया था मैंने। फिर आता है इलस्ट्रेशन नंबर 5। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन में सिंपल सी चीज है, अपने को है ना 2 चीजें पूछी है। वो बोलता है सबसे पहले तुम मुझे कैरिंग अमाउंट सॉरी करंट टैक्स निकाल के बताओ और डिफर्ड टैक्स निकाल के बताओ, ये तो पूछा है। उसके अलावा टैक्स रिको मांगा है नंबर्स में और रेट का। ठीक है, ये इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। क्या क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले बोलता है अकाउंट्स में प्रॉफिट इतना, टैक्स में प्रॉफिट इतना। तो करंट टैक्स क्या होता है, करंट टैक्स होता है जो आप टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करते हो, तो इस पे आप करंट टैक्स निकाल दोगे, निकाल देना, करंट टैक्स आपको मिल जाएगा, इधर मैंने निकाल के दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा डिफर्ड टैक्स के अंदर 2 आइटम्स है, एक है मेरा PP वाला आइटम, तो PP में आपको कैरिंग अमाउंट मिलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग अलग है, टैक्स में अलग अकाउंट्स में अलग, तो कैरिंग अमाउंट अलग टैक्स बेस अलग आएगा आपका। तो मेरा PP वाले केस में कैरिंग अमाउंट आता है इतना, टैक्स बेस आता है इतना, डिफरेंस है, डिटेल आ जाएगा, क्रिएट किया मैंने, एंट्री मार दी। उसके बाद डोनेशन का बात किया हुआ है सेकंड एडजस्टमेंट के अंदर। डोनेशन इज एन अदर देन टेम्परेरी डिफरेंस, बिकॉज डोनेशन का कभी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला टैक्स के अंदर। ठीक है, वो ऐसा बोला है ऊपर। ठीक है, कि इट इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, बोलूंगा अदर देन टेम्परेरी डिफरेंस। अब आपको रीको कैसे बना के देना है, ये जो डोनेशन है जिस पे आपने कोई भी DTA डिटेल क्रिएट नहीं किया, इसकी वजह से आपका जो एवरेज इफेक्टिव रेट है वो अलग आ जाता है। आइडियली आपका रेट 25% था ना, है ना, क्वेश्चन में बोला तो 25% है, बट 25% नहीं आता है क्योंकि आपको इसका बेनिफिट मिला ही नहीं है, तो इसलिए आपको रीको बना के देना होता है। रीको इज नॉट बिटवीन करंट टैक्स एंड डिफर्ड टैक्स, रीको इज बिटवीन, ये डोनेशन की वजह से आपका जो रियलिटी में टैक्स है वो अलग आ रहा है। तुम समझ रहे हो क्या, देखो आपका अक्रूड प्रॉफिट 100 रुपीज था, तो आपका अक्रूड प्रॉफिट टैक्स एक्सपेंस करंट और डिफर्ड मिला के 25 आना चाहिए था, यहां करंट और डिफर्ड मिला के 27 आ रहा है। 25 क्यों नहीं आ रहा है सर, क्योंकि आपको डोनेशन पे बेनिफिट मिला ही नहीं है कुछ भी, बराबर। तो उसका रिको हम दे रहे हैं कि वो डोनेशन पे एक तो आपको 2 रुपये अलाउ नहीं किया, और डोनेशन की वजह से आपको 2% एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है। बस ये आपको रिको बना के देना है, प्लीज रिवाइज करके जाना। अच्छा एक और चीज, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है ना इंडेस 12, तो ये मत सोचना कि मैं ये रिवीजन देखकर मुझे सब रिकॉल क्यों नहीं हो रहा है। भाई अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो रिवीजन काम आता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो रिवीजन से आपको सिर्फ ओवरव्यू मिलेगा, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी उस केस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वो तो चलो उसका सिमिलर क्वेश्चन नीचे आता है, वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 था, 9 में क्या निकाल के देना है, 9 में करंट टैक्स भी मांगता है, डिफर्ड टैक्स भी मांगता है, अलग अलग को आइटम्स दिए हुए हैं। सबसे पहला क्या बोलता है, सबसे पहला बोलता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट परचेस किया, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है,
और उसको हम FVT OCI पे मेजर करते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे मेजर करते हैं। तो उस केस में हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 2 लाख है, ये हमारा टैक्स बेस हो गया, और हमारा फेयर वैल्यू है 2,40,000, तो डिफरेंस आएगा 40,000 का। तो उस 40,000 के डिफरेंस पे आप क्रिएट करोगे DTL। DTL क्यों? इन्वेस्टमेंट है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा, टैक्स बेस कम, कैरिंग अमाउंट कम करना, लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये डिफरेंस का रीजन वॉस OCI का गेन, क्योंकि था ना फेयर वैल्यू थ्रू OCI, तो इसका डिफर्ड टैक्स का सेकंड फेज भी कहां जाएगा? OCI में जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके अलावा इस आइटम पे कोई भी करंट टैक्स बुक नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहां कोई रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है। करंट टैक्स इज ऑलवेज बुक्ड ऑन रियलाइज्ड प्रॉफिट, तो कोई रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है तो कोई भी करंट टैक्स नहीं आने वाला है इस केस में, ठीक है। अच्छा, सेकंड एडजस्टमेंट, वो बोलता है हमने प्रॉफिट वगैरह बेचा, अब ये पेरेंट सब्सिडरी के बीच का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो हमने गुड्स बेचे 64 के गुड्स बेचे 80 में, अब इसमें से सिर्फ 40% गुड्स बिक चुके थे बाहर थर्ड पार्टी को, 60% ग्रुप के अंदर ही बचे थे। तो एक बात ध्यान रखना, जब आप अकाउंट्स के अंदर इसकी अकाउंटिंग करोगे तो हमारे पास 60% गुड्स बचे, तो अकाउंट्स के अंदर 60% पे आप URP एलिमिनेट कर दोगे। इन शॉर्ट अकाउंट्स के अंदर आप गुड्स को कॉस्ट पे रखोगे, बट हमारे पास पूरे गुड्स नहीं बचे, सिर्फ 60% बचे। तो हम जितना भी गुड्स था उसका 60% क्या करेंगे? उसका 60% हम कॉस्ट पे दिखाएंगे अकाउंट्स के अंदर, लेकिन टैक्स में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो बेसिकली अगर आपको कैरिंग अमाउंट चाहिए तो आप कैसे निकालोगे? 64 वाज द टोटल कॉस्ट, इसमें से 60% गुड्स की कॉस्ट कितनी है वो निकालोगे, तो आपको आएगा 38,400। तो आप 38,400 पे दिखाओगे अकाउंट्स के अंदर। अच्छा, टैक्स में वो सेलिंग प्राइस पे दिखेगा, तो टैक्स के अंदर टोटल सेलिंग प्राइस वाज 80, 60% गुड्स बचा है, तो कितना हो गया? 48,000, तो टैक्स बेस हो गया 48,000। बस इस इन्वेंटरी पे आप डिफर्ड टैक्स क्रिएट कर देना। व्हाट अबाउट करंट टैक्स? करंट टैक्स के अंदर व्हाट इज द रियलाइज्ड प्रॉफिट? तो 64 का माल बेचा 80 में, तो उस केस में 16,000 वाज द रियलाइज्ड प्रॉफिट, तो 16,000 के ऊपर आपको करंट टैक्स निकालना पड़ेगा। सिंपल ये वाला पार्ट, ठीक है, डन। उसके बाद अगला कंसेप्ट है ये वाला एडवांस इनकम का। बोलता है 2 लाख रुपए कस्टमर से रिसीव हुआ, लेकिन करंट ईयर का रेवेन्यू सिर्फ 1,20,000 है, 2 लाख रिसीव हो गया, रेवेन्यू 120 है, तो बाकी एडवांस रिसीव हुआ, उसको बोलते हैं एडवांस इनकम। तो एडवांस इनकम का आपका कैरिंग अमाउंट हो गया 80,000, टैक्स में बोलता है भाई जब पैसा मिला तब की इनकम, तो टैक्स बेस हो गया 0, बिकॉज सारा पैसा आपने रेवेन्यू में बुक कर दिया। तो बस इसके ऊपर आपको DTA क्रिएट करना पड़ेगा। और क्योंकि आपको 2 लाख रुपया मिल गया तो करंट टैक्स इज बुक्ड ऑन रियलाइज्ड प्रॉफिट। 2 लाख मिल गया, टैक्स में बोलता है 2 लाख आपका प्रॉफिट है, तो 2 लाख के ऊपर करंट टैक्स आप क्रिएट कर देना। सिंपल, ये था क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज करके जाना आप, ठीक है। चलो, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 भी ट्राई कर लेना एक बार, सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 मार्क के ला सकता है। गुडविल वो डिफर्ड टैक्स निकालने बोलता है, उसको गुडविल से एडजस्ट करके आप कर देना, ठीक है। अच्छा, 15 अपन ऑलरेडी कर चुके 16 की बात करते हैं। 16 अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इंडेक्स 12 में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहां मल्टीपल केसेस है, 3 केस, 4 केस, 6, 8 मार्क का आ सकता है, ठीक है। पहले केस में क्या बोलता है? पहले केस में बोलता है हमारे को क्या बोलता है? टैक्स लॉस आया। आपको याद है टैक्स लॉस पे अपन DTA क्रिएट करते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स बोलते हैं हमारे पास इस DTA को यूज करने के लिए फ्यूचर में कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो क्या हमको आज DTA क्रिएट करना चाहिए था? आंसर इज नो। पहले केस में आप कोई DTA क्रिएट नहीं करोगे, वैसे होता है क्रिएट, लेकिन याद है DTA को बुक तब करना जब आप यूज कर पाओ, बोलते हैं यूज नहीं कर पाएंगे तो मत करना क्रिएट। अच्छा, सेकंड केस में बोलता है प्रोविजन क्रिएट कर 20 लाख का, बराबर। तो प्रोविजन सिर्फ अकाउंट्स का अंदर आता है, टैक्स में कोई प्रोविजन नाम की चीज नहीं होती है, बराबर। तो अकाउंट्स में आपका प्रोविजन आ गया इतना, टैक्स बेस हो गया 0, तो आप DTA बुक करोगे। अच्छा, तीसरा है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल वाले केस में, थर्ड वाले केस में वो बोलता है हम जो भी इनटेंजिबल रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अकाउंट्स के अंदर कर रहे हैं, टैक्स में जितना भी वैल्यू है वो पूरा आपको डे 1 पे ही डिप्रिसिएशन मिल गया, तो टैक्स बेस आपका 0 हो गया, कैरिंग अमाउंट आपकी दी हुई है, मतलब वो निकालनी पड़ेगी, तो आपको आएगा DTL। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट इज रिलेटिंग टू इंडेक्स 109, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स किया होना चाहिए इसके लिए। इसमें आपको एक लोन का वैल्यू दिया हुआ है, बराबर। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो अपन लोन को रिकॉर्ड करते हैं, दैट फेयर वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन प्राइस माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बराबर। तो अपन ने लोन को तो डे 1 पे इस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, लेकिन हमको डे 1 पे नहीं, लोन को ईयर एंड पे टेस्ट करना है, तो हमने लोन को इस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया TP माइनस TC, क्योंकि यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई CFI नहीं है और कोई लेवल ऑफ इनपुट नहीं है। ये उसको तब समझेगा जब उसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किया हुआ, ध्यान रखना। अब लोन का डे 1 पे वैल्यू ये हो गया, ठीक है। हमको ईयर एंड की वैल्यू चाहिए, तो हम LAT बनाएंगे तो ईयर एंड की वैल्यू मिलेगी। एज पर अकाउंट्स ईयर एंड की लोन की वैल्यू ये हो गई, लेकिन टैक्स में तो जो फेस वैल्यू उसी पे दिखने वाला है लोन, तो बस उसके ऊपर आपको क्रिएट करना है DTA DTL जो भी है, बराबर। ये 4 केस है, बहुत जरूरी है, करके जाना अच्छे से। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 16। 17 इज सेम लाइक 16। उसके बाद आता है 18। 18 में क्या है? वो बोलता है कि हमारा डिफरेंस का अमाउंट चेंज नहीं हुआ है, बट हमारा रेट चेंज हो गया, 40 से हो गया 45%। अब वो बोलता है 40% के हिसाब से DTA वाज 80,000, तो 45% के हिसाब से कितना? ये सिंपल सा चीज करना है आपको। उसके अलावा 80 में से 28,000 का DTA OCI वाला था और 52 का पेनल वाला था। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। 40% वाला DTA वाज 80,000, OCI वाला 28 था, बाकी पेनल वाला था, तो कैसे करेंगे? अगर OCI वाला 28
40% के हिसाब से वॉज 28, तो 45 के हिसाब से कितना, तो 45 के हिसाब क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, आएगा 31,500। मतलब आपका यहाँ डीटीए इंक्रीज हो रहा है 3,500 से। ये ओसीआई वाला था ना, तो ओसीआई में क्रेडिट कर देना, इसको इतने से इंक्रीज कर देना ओसीआई के थ्रू। अच्छा, पीएनएल वाला इसमें 40% 52,000 बराबर, वो हो गया 45%। तो आप कितने से क्रिएट करोगे, इंक्रीज करोगे 6,500 से इंक्रीज करोगे, सिंपल। बट इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, पीएनएल में जाएगा। सेम विथ लाइबिलिटी, एज पर 40% बस 60,000, तो 45 के हिसाब से कितना हो जाएगा 67,500, इंक्रीज बाय 7,500। बस आप इंक्रीज कर दोगे, एंट्री मार देना। ये पूरा डिटेल वॉज प्रॉफिट एंड लॉस वाला, तो वहां से एंट्री मार देना, सिंपल। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 18, ठीक है। आगे बढ़े, यस। उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 19, एलडीआर नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें दो चीजें काम की है, सुनना दो चीजें कौन सी काम की है। सबसे पहला, यहाँ बुक वैल्यूज भी दिया हुआ है, टैक्स बेस भी दिया हुआ है, फेयर वैल्यू भी दिया हुआ है। बुक वैल्यू कर देना इग्नोर, पहला चीज ध्यान वाला। सेकंड, आपको दो रेट दिया हुआ है, एक होल्डिंग का, एक सब्सिडरी का। तो मैं कौन सा रिड्यूस करूंगा, देखो जब आप अपने सब्सिडरी से असेट टेक ओवर कर रहे हो, तो असेट ओरिजिनली किसको बिलोंग करते हैं, असेट ओरिजिनली सब्सिडरी को बिलोंग करते हैं, बराबर। तो ओरिजिनल ओनर जो था उसका रिड्यूस करना। जैसे मैं परचेसिंग कंपनी, मैंने आपके असेट खरीदा, आप सेलिंग कंपनी, तो ओरिजिनली असेट सेलिंग कंपनी के देना, तो सेलिंग कंपनी के रेट पे डिटेल क्रिएट कर देना, सिंपल, बराबर। बस वो सिंपल है, और जो भी आएगा वो आईएनए का पार्ट बना, ताकि गुडविल से एडजस्ट हो जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है, करके जाना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है मैट को लेकर, बोलता है फर्स्ट ईयर में मैट वाज 8.5, तो मैंने बताया था जितना मैट है उतना डीटी है। सेकंड ईयर में वो हो गया 9.75, तो आप सिर्फ सेकंड ईयर में इंक्रीमेंटल क्रिएट करोगे, 8.5 से 9.75 हो गया, तो 1.25 का इंक्रीमेंट हो गया, उतना आप डीटी और बुक करोगे। पहला। सेकंड, ये कौन सा पार्ट है सर, इसका पता है, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल करवा दिया है। एक कौन सा, एक प्रॉपर्टी है जिसका डिफरेंस आ रहा है डेप की वजह से भी और रीवैल की वजह से भी, याद है, तो बाइफिकेट करना पड़ता है। अब सेकंड वाले पार्ट में आप सिर्फ एक जगह फंसोगे। मैं बता, 3 कॉलम बनाते हैं अपन, कैरिंग अमाउंट बिफोर रीवैल, कैरिंग अमाउंट आफ्टर रीवैल और टैक्स बेस। यहां कैरिंग अमाउंट बिफोर रीवैल फर्स्ट की थी नहीं, तो आप बाय डिफॉल्ट उसको टैक्स बेस अज्यूम कर लेना, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो जब आप ये अज्यूम करते हो, तो बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन आपका डिफरेंस 0 आता है। क्यों, हटा दो रीवैल बीच में से, तो इससे मिलेगा आपको डेप की वजह से डिफरेंस 0 आता है। तो डेप्रिसिएशन की वजह से कोई भी डिटेल नहीं आता है, जो भी आता है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन। अच्छा, सेकेंड ईयर में आपको डेप दिया हुआ है, तो कैरिंग अमाउंट हो गए 20, रीवैल का वैल्यू, एक नया फेयर वैल्यू दिया हुआ है 45, तो अपन न्यू फेयर वैल्यू कंसिडर करेंगे, और टैक्स बेस हो गया इतना, क्योंकि टैक्स में भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपको, तो डिफरेंस इतना हो गया। अब द प्रॉब्लम इज, आप जब इसका वो निकालोगे बाइफर्केशन, तो बिकॉज ऑफ डेप कितना है, तो रीवैल भूल जाओ, तो मिलेगा बिकॉज ऑफ डेप इट इज 0.75। लेकिन डेप वाले केस में डीटीए आ रहा है, ध्यान रखना कैसे, कैरिंग अमाउंट 20 है, टैक्स बेस 20.75 है, कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करना है, तो असेट का कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करना है, तो डीटीए आएगा, बराबर। यहां एक जगह डीटीए और एक जगह डिटेल आता है, ऐसा कैसा सर, जब आप रीवैल की वजह से निकालोगे तो टैक्स बेस भूल जाओ, तो रीवैल का डिफरेंस कितना है, रीवैल का डिफरेंस है 25, बराबर। तो 25 के ऊपर अब अगर आप देखोगे तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा, और ये फेक वाला कैरिंग अमाउंट जो टैक्स बेस मानते हैं वो कम है, बराबर। तो कैरिंग अमाउंट कम करना है, तो डिटेल आ रहा है, तो नेट में आप देखोगे ये साल में, अच्छा डिटेल 5 का आ रहा है। ऑलरेडी मैंने कितना क्रिएट करके रखा था, ऑलरेडी पिछले साल में 3.6 का वॉज क्रिएटेड, तो इंक्रीमेंटल इस साल आपसे 1.4 का क्रिएट करोगे, तो इस साल में 1.4 का डिटेल आ रहा है और 0.15 का डीटी आ रहा है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था क्लास में, उसमें दोनों जगह डिटेल आ रहा था, यहां एक डीटीए और एक डिटेल आ रहा है, ध्यान रखना। तो नेट में आपने करंट ईयर में सिर्फ 1.25 ना, 1.25 डिटेल क्रिएट किया नेट में करंट ईयर में, क्योंकि 15.15 का डीटीए है और 1.4 का डीटीएल है। प्लीज ये क्वेश्चन लिखकर प्रैक्टिस करना, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन करने से बात नहीं बनेगी, इस क्वेश्चन में लिखकर आपको करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन करके जाना, सॉरी सेकंड क्वेश्चन करके जाना। थर्ड वाला सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा चाहिए, इन्होंने आपको पूरे साल का एलईटी मांगा है, इन्होंने फुल ईयर का एलईटी मांगा है। याद है अपन ने ये क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 4 किया था, जिधर अपन ने लोन की वजह से निकाला था कितना डिटेल आ रहा है, तो लोन के लिए अपन एलईटी बनाते हैं अकाउंट्स के अंदर, टैक्स में तो ऐसा कुछ बना नहीं रहे, बराबर। तो यहां से एक चीज एक्स्ट्रा है कि आपको एलईटी फुल टेन्योर की मांगी, बना के रख देना बस, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है नवंबर 22 के आरटीपी का, वो जब मैंने आरटीपी कराई थी ना पिछले बार, तब उसमें मैंने कवर किया था, बराबर। और कॉमन पूल मैंने बता रखा है वैसे, जो मेरे क्लास के बच्चे उनके लिए, तो ये अपन जब कॉमन पूल क्वेश्चंस करेंगे तब कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। बट अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है, जो मेरा कोई पुराना स्टूडेंट है, तो मैंने नवंबर 22 के आरटीपी में करवाया है। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है मेरा, उनको मैंने बताया कि कॉमन पूल है, अपन वहां कवर करेंगे। सर कॉमन पूल क्या होता है, जो मेरे से पढ़ा है वो सोच लो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। कॉमन पूल मतलब ऐसे क्वेश्चन जो मैं लास्ट में करवाता हूँ, बाद में करवाता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ मिक्स ऑफ इंडेक्स होता है इसलिए। चलो एनीवेज, उसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चन अपने बच्चे हैं। यस, तो दिस कंप्लीट्स आर इंडेक्स 12 का
शानदार जानदार तगड़ा रिवीजन। ठीक है, तो जैसे अपना रिवीजन खत्म होता है एक प्रथा अपन करते हैं, वो क्या करते हैं, चलो वो करने के पहले एक और चीज बता दूं क्या, अगर आपको मेरे लेक्चर्स बाय करने हैं तो दे आर अवेलेबल ऑन bbvirtuals.com, जो भंवर बुराना सर की वेबसाइट है bbvirtual.com, वहाँ अवेलेबल है। जो भी बैचेज आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी, तो अगर आपको बाय करना है वहाँ से बाय कर सकते हो। उसके अलावा ये जो क्वेश्चंस वगैरह है, मतलब ये जो भी सोल्यूशन वगैरह है, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो जाके ज्वाइन कर लेना और नोट्स डाउनलोड कर लेना, आप ही के लिए है वो। उसके अलावा अगर अभी तक रिविजन देख लिया और सब्सक्राइब नहीं किया, पाप लगेगा भाई साहब, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी दबा के जाना और कमेंट बता के जाना कैसा लगा आपको रिवीजन। ठीक है, और इसी के साथ हमारा इंडेक्स 12 क्या हो गया, हम करते हैं ना, सर से मोरी चुनरी जाए जाए जाए, सर से मोरी चुनरी जाए, सरक सरक सरक। सो आई होप आपका रिवीजन में मजा आया रहेगा। हमने इंडेक्स 12 को कर दिया है सरक सरक सरक, इसी तरीके से आप मेहनत करना और एग्जाम को भी कर देना सरक सरक सरक। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार जानदार तगड़े रिवीजन के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिवीजन वीडियो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू ऑल।